Hello everybody, I hope you all are doing really well. My name is CA Siddhant Mehta and welcome you all to my channel. यहाँ पे हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का रिवीजन कंडक्ट करने वाले हैं और ये हमने रिवीजन लिया है हमारे लास्ट मिनट चार्ट बुक से। अगर ये आपको बुक ऑर्डर करनी है तो इसका गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके क्या यूनिक फीचर्स है, प्रोसेस क्या है गूगल फॉर्म का, ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस की है। अगर आप ये बुक अभी परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये बुक मिलेगी और उसी के साथ आपको हमारी यूनिक क्वेश्चन बैंक फ्री में मिलेगी। इस यूनिक क्वेश्चन बैंक में 3 ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं जो आपको बाहर किधर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं सर? वो सारी चीज़ें हमने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस की है। आप क्विकली वो देख सकते हो और आपकी ऑर्डर तुरंत प्लेस करो एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ एंजॉय योर रिवीजन लेक्चर। So this is part 2 of chapter number 2, that is strategic analysis of external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के डिसीजंस को, प्लान्स को इन्फ्लुएंस करता है, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आते हैं वो समझने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में बांटा। एक था माइक्रो एनवायरनमेंट यानी ऐसे चीज़ें जो तुम्हारे बिजनेस के इमीडिएट सराउंडिंग्स में, और दूसरा था मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आती है उसके लिए हम पेस्टल टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी बिजनेसमैन को अगर ये समझना है कि उसके मैक्रो एनवायरनमेंट पे कौन से फैक्टर्स हैं और वो क्या क्या इफेक्ट देते हैं, तो उसको पेस्टल टूल की मदद से वो सारी चीज़ों को समझना है। अभी हम समझने वाले हैं माइक्रो एनवायरनमेंट को। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? आपकी प्रोडक्ट के बारे में समझना, कॉम्पिटिटर्स के बारे में समझना, सप्लायर के बारे में समझना, कस्टमर के बारे में समझना, ये सारी चीज़ें अभी हम इस पार्ट में समझने वाले हैं। यस और नो? तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट विद द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को अगर समझना है तो पहले मुझे मेरे प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं प्रोडक्ट के। यहाँ पे जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये नेचर बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो बताते हैं कि प्रोडक्ट रहता कैसा है। और एक है स्ट्रेटेजिक बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताता है कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को देख पड़ता है। द वेरी फर्स्ट वन, प्रोडक्ट आपका टेंजिबल तो हो सकता है, नहीं तो इनटेंजिबल तो हो सकता है। फिर आपके प्रोडक्ट की प्राइस होती है। अब ये जो प्राइस रहती है ना, ये प्रोडक्ट की प्राइस उसके कॉस्ट पे डिपेंड करती है, यानी कितना कॉस्ट लगा फिर वो मार्जिन लगाएंगे और फिर प्राइस डिसाइड करेंगे। नहीं तो मार्केट फोर्सेस पे डिसाइड होती है, यानी कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है, उसके हिसाब से ये जो प्राइस है ना, ये इन्फ्लुएंस होती है बेस्ड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर, बेस्ड अपॉन आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, आप किस टारगेट ग्रुप को एक्वायर करने का सोच रहे हो, इसके हिसाब से भी प्राइस इन्फ्लुएंस हो जाती है। और अभी के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसा है ना कि बहुत सारे बिजनेसमैन और वुमेन को जब अपना बिजनेस चालू करते हैं तब उनको देखना पड़ता है कि यार कॉम्पिटिटर कितना प्राइस रख रहा है। अच्छा यार, कॉम्पिटिटर अगर 10 रुपये में बेच रहा है तो मुझे भी 10 रुपये में बेचना पड़ेगा, और अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट को 10 रुपये में बेचना है तो फिर मैं उसके लिए कॉस्ट देखना चालू करूंगी कि यार मैं अभी 8 रुपये में कैसे बनाऊं, 9 रुपये में कैसे बनाऊं, ये सारे सोचना मैं चालू करूंगा। तो अभी के कंपटीशन वर्ल्ड में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तुम्हें पहले प्राइस डिसाइड करना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ती है। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिजनेसेस मस्ट मैनेज कॉस्ट टू स्टे प्रॉफिटेबल। हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ तो फीचर्स रहता है। अब ये फीचर्स ना कस्टमर्स को वैल्यू सेटिस्फैक्शन देना चाहिए, मतलब कस्टमर्स को लगना चाहिए प्रोडक्ट लेने के बाद, नहीं यार ये प्रोडक्ट को मैंने इतने पैसे दिए बट वो वर्थ इट था, ऐसे फीलिंग कस्टमर को आना चाहिए। जब कस्टमर को ऐसा फीलिंग आता है ना, when the customer gets the features which he wanted and he gets satisfied with the features, then he can pay the premium price for your product. A feature satisfies customer needs and affects product pricing. अब ये फीचर्स से आप कैसे कस्टमर को खुश कर सकते हो? ये फीचर्स रहते हैं फंक्शन से, कुछ अच्छे फीचर्स देख के, डिजाइन अच्छे रख के, क्वालिटी अच्छे रख के, नहीं तो एक कस्टमर को एक क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस अच्छा देना। अब क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस यानी what he has the experience from the buying the product until the end useful life of the product। मतलब जब कस्टमर आपके शॉप पे आया था चीज़ों को खरीदने के लिए, तब उसको आपके मैनेजर्स ने कैसे ट्रीट किया, सेल्स मैनेजर ने कैसे ट्रीट किया, उसको एक्सपीरियंस कैसा दिया, फिर जब उसने प्रोडक्ट खरीदा तब उसको इंस्टॉलेशन सर्विसेज अच्छी दी क्या, रिपेयर सर्विसेज सब अच्छे से दी क्या, ये सारी चीज़ें। फिर आता है पिवोटल रोल, यानी प्रोडक्ट इज अ सेंट्रल टू ऑल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज इन अ बिजनेस। यानी जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज होती रहती है ना बिजनेस में, जैसे कि प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें
का डिसीजन हम प्रोडक्ट के हिसाब से लेते हैं। अब प्रोडक्ट आपका कितना बड़ा है उसके हिसाब से उसका लॉजिस्टिक्स डिसाइड होगा। अब प्रोडक्ट में आपके क्या फीचर्स है, क्या एक्स फैक्टर्स है, उसके हिसाब से उसका मार्केटिंग डिसाइड होगा। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन डिसाइड होगा। अब प्रोडक्ट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में, ये तो जल्दी एक्सपायर होता है, उसके हिसाब से उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। तो ये सारे जो एक्टिविटीज होते रहती है ना बिजनेस में, ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। एंड द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हर प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ रहती है। तो एवरी प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ आफ्टर विच इट नीड्स अ रिप्लेसमेंट। मतलब ये प्रोडक्ट की लाइफ खत्म होने के बाद आपको फिर से वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ उतनी है। इट कैन बी 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, इट कैन बी एनीथिंग। और और एक लाइफ साइकिल रहती है। यूजफुल लाइफ और लाइफ साइकिल में फर्क है। यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, बट जब लाइफ साइकिल जब प्रोडक्ट का खत्म होता है ना, तब आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। एक, री इन्वेंट करो, कुछ ना इनोवेशन लाके कुछ तो नए फीचर्स लेके आओ जिससे वो फिर से उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चालू हो जाए। नहीं तो आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बंद ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मॉडल में एग्जाम्पल दिया है दैट फिक्स्ड लाइन फोन्स रिप्लेस्ड बाय द मोबाइल फोन्स। मान लो कि फिक्स लाइफ फोन की मतलब यूजफुल लाइफ रहती थी 3 साल। अब ये यूजफुल लाइफ 3 साल, मतलब ये 3 साल खत्म होने के बाद आप फिक्स्ड फोन फिर से ले सकते हो। बट जब लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है ना, तब आपको फोन, फिक्स्ड लाइन फोन को रीइन्वेंट करना पड़ता है। आप रीइन्वेंट करके मोबाइल फोन बनाना चालू करो, नहीं तो आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट ही हो जाएगा। अब सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कैसे रखना है, उसके लिए निमोनिक है टप्पू सेना। क्या है? टप्पू सेना। टी मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल, ए यहाँ पे साइलेंट है। पी यानी आपका प्रोडक्ट का प्राइस, फिर पी यानी प्रोडक्ट के फीचर्स, फिर पी यानी पिवोटल रोल, और यू यानी यूजफुल लाइफ। याद कैसे रखना है? टप्पू सेना। एक बार इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। अभी ना आई थिंक ये जैन 2025 में आया था, या नहीं, अभी ये मई 24 में आया था। क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस एंड डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। तो क्या रहते हैं? 5 पॉइंट रहते हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट आर इधर टेंजिबल और इंटेंजिबल, टी। फिर ए साइलेंट। पी से क्या आएगा? प्राइस, प्रोडक्ट हैज अ प्राइस। फिर पी से क्या आएगा? प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट हैज सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं? वैल्यू सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग लिखना है। फिर फीचर्स विद इन द प्रोडक्ट डिटरमाइन प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये आपको लिखना है। फिर चौथा पॉइंट आता है प्रोडक्ट इज अ पिवोटल फॉर अ बिजनेस, और पांचवा पॉइंट आता है यूजफुल लाइफ के रिगार्डिंग, द प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। तो जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे सीखे ना, वही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने के लिए। अब टोटल ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस रहते हैं। एक रहता है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर दूसरा आता है ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ के बाद आता है मैच्योरिटी स्टेज, और मैच्योरिटी की स्टेज के बाद आता है डिक्लाइन स्टेज। जो फिक्स्ड फोन्स का हमने देखा ना, वो अभी डिक्लाइन स्टेज में आया था, जब उसको री इन्वेंट तो करना था, नहीं तो वो ऑब्सोलीट हो गया। ये एक प्रोडक्ट लाइफ की एक साइकिल रहती है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से इसको समझना चालू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टेज यानी आपका प्रोडक्ट अभी टोटली नया है, मतलब मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं है, इसलिए लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है। कस्टमर लैक अवेयरनेस इन दिस स्टेज, क्योंकि आपका प्रोडक्ट टोटली नया है। और यहाँ पे ना जो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स रहेगी वो बहुत कम होती जाएगी। जो सेल्स में ग्रोथ होते रहेगी ना, वो बहुत कम होगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नए नए आए थे मार्केट में, तब कस्टमर्स को इतना उसके बारे में समझता नहीं था कि यार इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, बैटरी खत्म हो गई, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अवेलेबल नहीं है, तो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उस टाइम पे खरीदने के लिए। तो जो सेल्स की ग्रोथ रहती थी वो कम रहती थी। कस्टमर्स इंटरेस्टेड ही कम है, तो मार्केट भी लिमिटेड होता था। फिर इन प्रोडक्ट्स की प्राइस रिलेटिवली हाई रहती थी, क्योंकि इनका कॉस्ट ज़्यादा रहता था इनको बनाने के लिए। इन कंपनीज को इकोनॉमी स्केल का बेनिफिट नहीं होता था। फिर ये कंपनीज को अपने प्रोडक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लो प्रॉफिट पे या नो प्रॉफिट पे बेचना पड़ता था। तो इंट्रोडक्शन स्टेज यानी ऐसी स्टेज जब आपका प्रोडक्ट का सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, बिकॉज कस्टमर डजंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, customer lack awareness, market is limited, cost of producing this product is high, and you are selling this product at no profit or low profit. देन सेकंड आता है ग्रोथ स्टेज, जब प्रोडक्ट
जब कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में समझना चालू हो जाता है, जब कस्टमर्स जिन्होंने प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे लिया रहता है ना, उनको प्रोडक्ट आपका अच्छा लगता है, फिर वो रिकमेंड करते हैं बहुत सारे लोगों को, और तब रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस चालू होता है आपके प्रोडक्ट का। जैसे अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का हो रहा है, लोगों को समझ रहा है कि नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेके अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू हो गया है, फिर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, सब्सिडी वगैरह दे रहा है, तो लोग इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। Now customer gain product knowledge, rapid market acceptance, demand expands rapidly, price will fall now because the competition will increase. पहले बस एक दो कंपनीज ईवी में रहती थी, अभी बहुत सारे कंपनीज ईवी में आए, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस फॉल हो जाती है। And here the sales and profit will rise because now your sales is increasing. मतलब कैसा होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, आपका जो सेल्स रहता था ना, वो 2% से बढ़ेगा, 3%, 5%, 10%, ऐसा। जब आप ग्रोथ फेज में आओगे ना, तब वो 100% बढ़ना चालू हो जाएगा, 80%, 90%, ऐसा बढ़ना चालू हो जाएगा। फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज, ये आता है ग्रोथ फेज के बाद। मैच्योरिटी स्टेज में कैसा रहता है, आपका सेल्स होता रहता है, सेल्स आपका पीक लेवल पे आता है, बट जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो कम हो जाता है। जैसे आपको ग्रोथ स्टेज में ना 100% का ग्रोथ मिल रहा था, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगा, बट वो थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाएगा, मतलब 50% पे आएगा, 40%, 30%. So here you can see you're having a growth, but your growth is slowing down. So growth rate is slows down because market will get stabilized and competitors will become tough. मतलब अभी मैच्योरिटी स्टेज में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा आना चालू हो जाता है, फिर यहाँ पे मार्केट स्टेबल होना चालू हो जाता है। मार्केट जो पहले एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, वो अभी बढ़ता नहीं, वो अभी स्टेबल होना चालू होता है, धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। Your profit will come down because now the competition has been increased and your focus would be on maintaining stability. But maturity stage में आपका sales जो रहता है ना, वो पीक लेवल पे चले जाता है। बस इस पीक लेवल पे चले जाने के बाद उसमें ग्रोथ नहीं आता, उसमें डिक्लाइन आना चालू हो जाता है। Then the fourth stage becomes your declining stage. जब आपके सेल्स में डाउनवर्ड ट्रेंड आना चालू हो जाता है। डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब आपका सेल्स हो रहा है, बट उसमें ग्रोथ नहीं आ रही। पहले आप 100 रुपए का सेल्स कर रहे थे, अब आप 80 रुपए का सेल्स कर रहे हो, मतलब आप सेल्स कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट बेचना ही बंद हो गया। डिक्लाइनिंग स्टेज मतलब अभी आप प्रोडक्ट को बेच नहीं रहे हो, आप बेच रहे हो, बट पहले 100 सेल्स होता था, अभी अभी आपका बस 80 रुपए का सेल्स हो रहा है। तो यर देयर इज अ शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स। Here you have to replace your product with new product, जैसे कि फिक्स लाइन फोन्स। अब फिक्स लाइन फोन्स में आपको कुछ तो रीइन्वेंट करना पड़ेगा और नए फोन को लेके आना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ तो इनोवेशन के थ्रू, कुछ तो नया चीज लाके आना पड़ेगा। अगर आपने मोबाइल फोन लेके आया, देन स्टिल आप, अगर आप मोबाइल फोन लेके आए, तब स्टिल आपका फिर से पीएलसी इंट्रोडक्शन स्टेज से चालू हो जाएगा, नहीं तो फिर आप डिक्लाइनिंग स्टेज से आपका प्रोडक्ट और आपकी कंपनी दोनों भी बाहर हो जाएगी। So new product replaces the existing one. Your sales and profit will fall sharply and apply diversification or retrenchment strategies. डाइवर्सिफिकेशन यानी इस प्रोडक्ट को भाई डाइवेस्ट करके बंद ही कर दो, नहीं तो रिट्रेंचमेंट यानी टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मतलब कैसे होता है, जो अब देखते हो कि मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है वो कम है, उसमें आप काम करना चालू करते हो, उसमें इनोवेशन लेके आते हो और फिर आपके प्रोडक्ट को फिर से रीइन्वेंट करते हो। दिस इज वन ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज। तो ऐसे है आपके 4 स्टेज। फर्स्ट रहता है, यहाँ पे डायग्राम दिए देखो, फर्स्ट रहता है इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे आपकी सेल्स की ग्रोथ धीरे 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 होती है। फिर जब आपकी सेल्स की ग्रोथ एकदम से बढ़ना चालू होती है ना, 100%, 200%, तब आपका आता है ग्रोथ फेज। तब आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिट दिखना चालू हो जाता है, इसलिए कॉम्पिटिटर्स भी एग्जिट एंट्री लेना चालू कर देते हैं। फिर ये आता है ग्रोथ फेज। फिर जब आपका ग्रोथ फेज ना, आपका सेल्स जो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, बट अभी वो धीरे 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 बढ़ना चालू हो जाता है ना, नहीं तो ग्रोथ रेट में भी थोड़ा 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 स्लो डाउन आना चालू हो जाता है ना, तब कहता है कि मैच्योरिटी स्टेज आ गया। फिर आपका प्रोडक्ट जब सेल्स गिरना चालू हो जाता है, तब आता है डिक्लाइनिंग स्टेज। और इस डिक्लाइनिंग स्टेज में आपके प्रोडक्ट को आपको रीइन्वेंट तो करना पड़ता है थ्रू रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज, नहीं तो डाइवर्सिफिकेशन करके प्रोडक्ट को बंद ही करना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ आपका पीएलसी। अब ये हर प्रोडक्ट के लिए ऐसा कुछ डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है कि यार एक प्रोडक्ट के लिए ना 2 साल इंट्रोडक्शन फेज रहेगा, 10 साल इंट्रोडक्शन फेज रहेगा, या 2 महीने रहेगा, इट डिपेंड्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए इंट्रोडक्शन फेज थोड़ा लंबा था, 2-3 साल लगे उनको कि मार्केट को समझने के लिए, कस्टमर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, बट यहीं पे चैट जीपीटी को बस 2 महीने ही लगे थे। 2 महीने बस लगे थे उनको इंट्रोडक्शन फेज में, और जस्ट 2 महीने के बाद उन्होंने ग्रोथ फेज पकड़ ली थी। तो ये हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रहता है, ऐसा फिक्स्ड कोई टाइमलाइन नहीं है। अब ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज में, उसके हिसाब से उसके लिए स्ट्रेटेजी सजेस्ट की जाती है।
तो पीएलसी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्टेज ऑफ ईच प्रोडक्ट और बिजनेसेस इन द पोर्टफोलियो। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन नहीं तो ग्रोथ फेज में होगा ना, तो उसके लिए एक्सपांशन स्ट्रेटेजी सुटेबल है। अभी एक्सपांशन स्ट्रेटेजी क्या है ये हम चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है ना, तो उसके लिए आपका जो सेल्स है ना वो अभी एकदम पीक लेवल पे है। अभी आपको क्या करना है, जो कैश आ रहा है ना आपको जो सेल्स करके, वो कैश को आप री इन्वेस्ट करो किसी दूसरे बिजनेस में। मतलब वो दूसरे बिजनेस का फिर से इंट्रोडक्शन फेज चालू हो जाए और आपको फिर से प्रॉफिट होना चालू हो जाए, या आपको जो मैच्योरिटी फेज में जो पैसे मिल रहे हैं ना, जो कैश मिल रहा है, उसको आप आपके प्रोडक्ट में फिर से री इन्वेस्ट करो फॉर अ इनोवेशन। तो mature business can be a source of cash for investing in other businesses, or you can invest in your same businesses for innovation. Then जब declining phase आता है, then you have to have a combination of strategies like retrenchment और diversification. इसको भी हम डेप्थ में चैप्टर नंबर 4 में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो this PLC will help you to build a balanced portfolio of business by applying suitable strategies based on each product PLC stage. तो देखो कि आपके प्रोडक्ट कौन से स्टेज में, उसके हिसाब से उसको स्ट्रेटेजी लगाओ, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। अभी यहाँ पे ना आईसीआई ने वैल्यू चेन एनालिसिस कंसेप्ट डाल दिया है। अब वैल्यू चेन एनालिसिस एक्चुअली इंटरनल एनालिसिस है कंपनी का। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्यों डाला है पता नहीं, बट यहाँ पे डाल दिया, अभी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बार कंसेप्ट को समझते हैं फिर क्वेश्चंस पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस कैसा हुआ, ये माइकल पोल्टर ने 1985 में कंसेप्ट लाया। वो देख रहा था कि यार मार्केट में कैसे हो रहा था कि बहुत सारे कंपनीज थी जो सेम प्रोडक्ट बना रही थी, बट थोड़ी कंपनीज ऐसे थी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न कर पा रही थी उस प्रोडक्ट में, और बाकी कंपनीज नहीं अर्न कर पा रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने समझने के लिए क्या किया कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से एक्टिविटीज लगते हैं, एक कस्टमर को एक्सपीरियंस देने के लिए अच्छा कौन से एक्टिविटीज लगते हैं, उसने वो समझना चालू किया। तो फिर उसने वो प्रोडक्ट को समझना और उसने वो एक्टिविटीज को समझा और वो एक्टिविटीज से कितने वैल्यू प्रोवाइड हो रहे हैं वो समझा। फिर इसको उसने दो हिस्सों में बांटा, एक है प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कस्टमर को एक एक्सपीरियंस देने में इस्तेमाल की जाती है, और उससे कस्टमर को डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड हो जाती है, जिससे कस्टमर आपको आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए तैयार हो जाता है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज को इफिशिएंटली रन करने में हेल्प करती है। ये क्या है सर, धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक मिनट। Value chain analysis is a method which is used by strategists to break down each processes a business employs to assess how much a value it generate. मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए कौन से एक्टिविटीज लगते हैं वो समझो, उन एक्टिविटीज से कितनी वैल्यू प्रोवाइड होती है वो समझो। अभी इसको और समझने के लिए आप इसको दो हिस्सों में बांट दो, देयर इज प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज यानी ऐसी एक्टिविटीज जिससे कस्टमर को डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, और ये एक्टिविटीज से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो रहा है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी ऐसी एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटीज को इफिशिएंटली रन करने में मदद करती है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट मेरे साथ ये चीज़ों को पढ़ते जाओ या अच्छे से सुनते जाओ, मतलब आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद रह जाएगी, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं टोटल 5 एक्टिविटीज़। सबसे पहला आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर ऑपरेशंस, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। एक मिनट। अब सर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से कस्टमर को कैसे फायदा होता है। अब देखो, मुझे ना एक टी शर्ट मंगाना था, और वो दो जगह से मुझे मंगाना था, एक मिंत्रा से, नहीं तो अमेजोन पे दिखा तो मैं अमेजोन से मंगाने वाला था, बट ये दोनों जगह पे ना प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब मुझे एक चीज़ पता है कि यार मिंत्रा पे ना जब भी कभी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट चले जाता है तो वहाँ पे 2 ही दिन में तुरंत वो रिस्टॉक हो जाता है और मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है। वही सेम चीज़ अगर अमेजोन में कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक चली गई ना, तो फिर महीने महीने लगता है उसको फिर से रिफिल करने के लिए। तो यर आई एम चूजिंग मिंत्रा बिकॉज उनका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छा है। जब भी चीज़ें तुरंत खत्म हो जाती है ना, वो तुरंत उसी चीज़ को ऑर्डर करके रिसीव करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यर आई एम चूजिंग मिंत्रा बिकॉज दर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज गुड। अब ये मुझे दिख नहीं रहा है, बट जो मेरा डिसीजन है मिंत्रा को चूज करने का वो ये है। सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स विल कम इनटू प्राइमरी एक्टिविटीज। फिर दूसरा आता है ऑपरेशंस, मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में जो मटेरियल आया ना, फिर वो आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में भेज देते हो। ऑपरेशंस वाले क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल को लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब आपका प्रोडक्ट कैसा है, अब उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो देख के ही मैं आपके प्रोडक्ट को चूज करूंगा।
तो योर आई एम चूजिंग योर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसकी ड्यूरेबल क्वालिटी कैसे रहती है, उसमें फीचर्स कैसे कैसे रहते हैं, वो देख के ही मैं प्रोडक्ट को चूज करता हूँ। दैट्स व्हाई ऑपरेशन कम्स इन योर प्राइमरी एक्टिविटीज। देन थर्ड कम्स योर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स विच इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टिंग एंड वेयरहाउस। अब प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर्स को कितना टाइम में आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो, कितना डिलीवर कर रहे हो। मान लो कि मैंने आपसे प्रोडक्ट मंगाया और आपने बोला कि जरा टाइम लगेगा, आपको 1 महीना लगेगा प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। भाई 1 मिनट में, आजकल 10 मिनट में डिलीवरी होती है भाई, इतना टाइम मैंने रुकने वाला। देना है तो मैक्सिमम 2 दिन है तो 1 दिन रुको, बट मुझे माल तुरंत चाहिए। सो हियर इफ यू आर प्रोवाइडिंग मी द सर्विसेज और द गुड्स in 1 month period of time, and I will not choose your business. I will choose another business who is providing me the same product in 10 minutes of time, or in 1 day or 2 day. So your outbound logistics is also very important. आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्टिविटीज, ऐसे सारे एक्टिविटीज है जिसके वजह से कस्टमर आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को चूज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कम इन प्राइमरी एक्टिविटीज। देन आता है मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब आप आपके प्रोडक्ट को मार्केट कैसे कर रहे हो। बिकॉज मार्केटिंग मेकिंग कस्टमर्स अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड हेल्पिंग देम टू परचेज थ्रू एडवर्टाइजिंग सेलिंग। अब मार्केटिंग मतलब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे कर रहे हो, जिसके वजह से प्रोडक्ट कस्टमर को समझे कि भाई प्रोडक्ट है क्या, उसके उसको प्रोडक्ट का अवेयरनेस समझे, प्रोडक्ट के बारे में समझे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज वेयर द कस्टमर स्टार्ट्स टू नो योर प्रोडक्ट। जब आपके वो प्रोडक्ट को समझेगा तभी तो वो खरीदने के लिए आएगा। That's why marketing also comes in your primary activities. Then comes your services, कि भाई आप उसको सर्विस कैसे दे रहे हो। आपने बस उसको प्रोडक्ट अच्छा दिया, उससे वो खुश नहीं होने वाला। फिर आप उसको इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे रहे हो क्या, रिपेयर सर्विसेज दे रहे हो क्या, स्पेयर पार्ट्स खराब हुए तो वो स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस करके दे रहे हो क्या। ये सारे चीज़ों से भी कस्टमर खुश होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। तो सर्विस ऑल्सो कम्स इनटू प्राइमरी एक्टिविटीज। अगर आप सर्विस अच्छा दे रहे हो तो फिर से वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चूज करेगा। अगर आपने सर्विस अच्छी नहीं तो फिर वो दूसरे बिजनेस पे जाएगा। तो ये 5 एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज है जिससे कस्टमर्स को डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड होती है। और अगर आपके बिजनेस में ये 5 एक्टिविटीज अच्छे हैं तो कस्टमर आपके बिजनेस को चूज करेगा कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस। अभी हम आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज के ऊपर। सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐसी नहीं रहती कि जो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, ये वैल्यू प्रोवाइड करती है बट प्राइमरी एक्टिविटीज के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करती है। कैसे समझते हैं? तो फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब आपके रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करना। अब मेरे भाई अगर आपका रॉ मटेरियल अच्छा रहेगा तभी तो आपके ऑपरेशंस में वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में अच्छे से कन्वर्ट हो पाएगा ना। यस और नो? तो ऑपरेशन से जो कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है ना, वो इनडायरेक्टली उसके रॉ मटेरियल से भी आ रही है। तो रॉ मटेरियल से उसको इनडायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। रॉ मटेरियल अच्छा है इसलिए उसके ऑपरेशंस में इफिशिएंटली फिनिश गुड्स प्रोवाइड हो रही है, इसलिए रॉ मटेरियल दैट इज प्रोक्योरमेंट विल कम इन योर सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्रोक्योरमेंट इज एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्सेज इनपुट्स विच आर नीडेड फॉर द प्राइमरी एक्टिविटीज। देन आता है आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हियर देयर इज एन एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी और नो हाउ which includes R&D, product design, process development, improvements in resources such as raw materials. अब आपके प्रोडक्ट में कुछ तो फीचर अच्छा था, वो अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ तो फीचर अच्छा था, वो कस्टमर को अच्छा लगा। नहीं तो आपने जो मिंत्रा का एग्जांपल लिया ना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का, अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में मिंत्रा ने तुरंत 2 दिन में रिस्टॉक क्यों किया? क्योंकि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे जहाँ पे उनको तुरंत समझ रहा था, जब भी एक प्रोडक्ट खत्म हो रहा था ना, उनको तुरंत समझ रहा था कि यार ये प्रोडक्ट, ये बारकोड का प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, इसको तुरंत रिफिल करना है, और वो ऑल्टर प्लेस कर देते थे। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स फायदा हुआ। तो टेक्नोलॉजी अच्छी थी, जो कंपनी ने टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की थी, सॉफ्टवेयर अच्छा यूज किया था, इसलिए उनका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छा था। मुझे फायदा हुआ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से, पर वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छा था बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच दे वर यूजिंग। ठीक है? सो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज से उनको जो फायदा हो रहा है ना, ये इनडायरेक्टली हो रहा है। सेकेंडरी एक्टिविटीज अच्छे हैं इसलिए प्राइमरी एक्टिविटीज इफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। फिर तीसरा आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब जो लोग जो काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में। So recruiting, managing, training, and rewarding people from time to time. Effective HR management is very vital for ensuring that the organization has the right people to perform its activities successfully. अब यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है ना कस्टमर को, तो जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो लोग हैं, क्या वो लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कस्टमर को अच्छी मिल रही है क्या? मार्केटिंग में, सेल्स में, जब प्रोडक्ट, जब कस्टमर आपके शॉप पे आता है तब जो सेल्स मैनेजर है तब वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा रहे हैं क्या? कस्टमर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या? इसके लिए आपके लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, मतलब वो मोटिवेटेड रहे अच्छा काम करने के लिए।
सो दैट्स व्हाई एचआर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बिजनेस में लोग अच्छे रहेंगे तभी आपके बिजनेस में कस्टमर्स को सर्विस अच्छी प्रोवाइड हो पाएगी। जो लोग हैं वो सर्विस दे रहे हैं वो अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहे हैं, करेंगे। फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग वगैरह ऐसी चीजें नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका प्लान कैसा है, आपके फाइनेंसेस कैसे है, आपने ये सारी चीजें सही से हो रही है, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल्स कैसे मेंटेन किए, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसा है, लोग काम कैसे करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं क्या, कि एक प्रेशर वाला कल्चर है। So the infrastructure consists of the system and the routines that support the entire organization, either it's primary or it's secondary, which includes planning. मतलब आपने ये सारी चीजों को प्लान कैसे किया है। Then finances, quality control, information management and organization structure. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9 एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। बस प्राइमरी एक्टिविटीज से उनको डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, इनसे भी वैल्यू प्रोवाइड होती है, बट ये दिख के नहीं आते। ये एक्टिविटीज इनको इफिशिएंट बनाती है और इन एक्टिविटीज से कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड होती है। अगर ये एक्टिविटीज अच्छे से नहीं है तो फिर ये इनएफिशिएंट हो जाएंगे और कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस में आते हैं 2 एक्टिविटीज, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ऐसे ने इतना ही दिया है, एनालिसिस कुछ बोला ही नहीं है भाई। वैल्यू चेन एनालिसिस में कुछ एनालिसिस होना चाहिए, यहाँ पे बस इतना ही देख के खत्म कर दिया है। बस मैं एनालिसिस आपके मॉड्यूल में दे दिया, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। याद रखना, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम में कुछ इसके बारे में नहीं पूछेंगे। अभी कैसा होता है, कंपनी ना ये एक्टिविटीज में बाइफर्केशन करती है और समझती है कि कस्टमर्स के लिए कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर काम करना चालू कर देती है। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब देखो, जब आप लेक्चर कोई परचेस करते हो किसी भी फैकल्टी का, तब आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि जो हार्ड कॉपी है वो मेरे को 2 दिन में, नहीं तो 1 दिन में, नहीं तो 10 मिनट में प्रोवाइड होनी चाहिए। आप ऐसे रखते हो कि नहीं भाई, हार्ड कॉपी मुझे अगर 7 दिन में भी प्रोवाइड होगी, 5 दिन में भी प्रोवाइड होगी तो ठीक है। तो यर फॉर द कस्टमर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखो यार, अगर कस्टमर के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो फिर आप इन हाउस करने से अच्छा उस चीज को आउटसोर्स कर दो। मतलब जो कस्टमर के लिए कोर एक्टिविटी रहेगी ना, आप उसके ऊपर काम करोगे, आप उसके ऊपर ध्यान दोगे। वही सेम चीज अगर आप दूसरे प्रोडक्ट में जाते हो, जैसे कि एफएमसीजी में वगैरह, नहीं तो डोमिनोज के लिए। अब डोमिनोज के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर डोमिनोज से पिज्जा मंगाते हैं ना, तो उसकी ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई मुझे पिज्जा 30 मिनट में मिलना चाहिए। तो उनके लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वो चीज को इन हाउस ही रखो और इन हाउस उस चीज को अच्छी करो, क्योंकि कस्टमर को इस चीज से वैल्यू प्रोवाइड होती है। अगर आप आपका पिज्जा 30 मिनट में नहीं 1 घंटे में प्रोवाइड करोगे ना, तो फिर से वो कस्टमर आपसे पिज्जा नहीं मंगाएगा। तो फॉर योर कंपनी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और कस्टमर्स को इससे वैल्यू मिल रही है, तो आप इसको इन हाउस करो। अगर कस्टमर्स के लिए ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, तो आप उसको आउटसोर्स करके आपके कोर वैल्यू पे ध्यान दे सकते हो। ये हम समझते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस से। जब हम एक्टिविटीज का बाइफर्केशन करते हैं, देखते हैं कि कस्टमर्स के लिए कौन सी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है तो हम इसको इन हाउस रखते हैं, अगर ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको आउटसोर्स करते हैं, जिससे कंपनी इफिशियंट रहती है। Here it helps you for your operation, it will help you to enhance efficiency and it will help you to create competitive advantage। ठीक है, अब ये पूरे चीज जो हमने डिस्कस की है एक बार अच्छे से देखो और समझो। चलिए, आई होप आपने पॉज किया होगा और अच्छे से पढ़ लिया होगा। अभी वैल्यू चेन एनालिसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। इसके ऊपर ना प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था और सेकेंडरी के ऊपर मई 25 में आया था। देखते हैं। First question is value chain analysis consists of 2 activities. Yes, we know, primary and support. Support यानी secondary. As per Michael Porter, both the activities are intervened. Do you agree with this statement? Also delineate the main areas in which primary activities of an organization are grouped. So yes, I agree with this statement. आपको ये लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में सब चीजें लिखनी पड़ेगी। प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं 5 चीजें: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आता है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। ऑपरेशंस में कन्वर्टिंग योर इनपुट्स इनटू एफजी, दैट इज फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। मार्केटिंग एंड सेल्स में प्रमोटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। और सर्विसेज में एनहांसिंग और मेंटेनिंग प्रोडक्ट वैल्यू, यानी आपकी इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। फिर सपोर्ट एक्टिविटीज यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज पे क्या क्वेश्चन पूछा था? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू चेन एनालिसिस? डेलिनेट द सपोर्ट एक्टिविटीज इन वैल्यू चेन एनालिसिस एज स्टेटेड बाय माइकल पोर्टल। तो जो डेफिनेशन हमने समझा, तो वैल्यू चेन एनालिसिस का वो डेफिनेशन पहले आपको यहाँ पे लिखना है और फिर सपोर्ट एक्टिविटीज के बारे में लिखना है। सपोर्ट एक्टिविटीज रहते हैं 4। पहले है प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
प्रोक्योरमेंट में क्या क्या आता है? एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्सेज acquiring the various resources inputs which are needed for the primary activities. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आती है आपकी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी और नो हाउ. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिवॉर्डिंग पीपल. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपके सिस्टम एंड रूटीन्स दैट सपोर्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम चीज हमने इस टेबल के फॉर्मेट में कवर किया, मतलब आपका क्विकली वो 1.5 डेज में कवर हो जाएगा. और ये क्वेश्चंस ऐसा है जो एग्जाम में आए हैं और आप उसको लास्ट में चार्ट से कंपेयर कर सकते हो. कहाँ पे भी हमने क्वालिटी वाइज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट और क्वेश्चंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे. अभी हम आते हैं इंडस्ट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस के ऊपर. इंडस्ट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस तब किया जाता है जब किसी बिजनेसमैन और वुमेन को ये देखना रहता है कि एक नए बिजनेस में हम जा रहे हैं तो क्या उस बिजनेस की जो इंडस्ट्री है ना, क्या वो ओवरऑल इंडस्ट्री एक अट्रैक्टिव है. क्या मैं उस इंडस्ट्री में अगर मैंने बिजनेस को रन करना चालू किया तो क्या मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा. डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है. अब ये अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है कैसे समझ आता है सर? वो समझ आता है बेस्ड अपॉन द कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स विच आर देयर इन द इंडस्ट्री. So, the goal of the industry environmental analysis, which is typically an important step of strategic analysis, is to estimate the number of competitive pressures the business is presently facing and expected to face in future. अब ये competitive pressures कितने हैं, वो कैसे हैं, ये हमको समझता है based upon पोर्टल 5 फोर्स मॉडल. यहाँ पे उसने 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स बोले हैं और उसने कहा है कि किसी को भी समझना है कि ये इंडस्ट्री में काम करना अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है तो आप ये 5 फोर्सेस को समझो, उसको रेट करो और बेस्ड अपॉन द ओवरऑल स्ट्रेंथ आप डिसीजन लो कि ये अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है. So this Portal 5 force model is a very simple but efficient way for determining the key sources of competition in a business or industry. It is a powerful and widely used tool to systematically identify major competitive pressures in the market. It will help you to assess the strength and the importance of each force. तो उन्होंने ऐसे 5 कॉम्पिटेटिव फोर्सेस दिए. अब ये 5 कॉम्पिटेटिव फोर्सेस हम समझने वाले हैं. बस मैं आपको एक ओवरऑल एक आइडिया देता हूँ कि 5 कॉम्पिटेटिव फोर्सेस से आपको आइडिया कैसे आने वाला है. So first you have to identify the specific pressure related to the each 5 forces. देखो कि ये 5 फोर्स से प्रेशर कितना आ रहा है और उसको रेट करो. Evaluate how strong each pressure is based upon fierce, strong, moderate, normal or weak. And फिर determine करो that whether the overall strength of each the 5 forces makes it easy or difficult to earn profits. तो देखो कि एक एक फोर्सेस से कितना आ रहा है. एक फोर्स से स्ट्रांग आ रहा है क्या, दूसरे से वीक आ रहा है क्या, फियर्स है क्या, मॉडरेट है क्या, ऐसे प्रॉपर रेट करो ये 5 फोर्सेस को. फिर रेट करने के बाद आपके हिसाब से एक ओवरऑल स्ट्रेंथ देखो कि कैसा है. अगर ये ओवरऑल स्ट्रेंथ में आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये अट्रैक्टिव है, गो अहेड. अगर नहीं लग रहा है तो अनअट्रैक्टिव है, तो क्या करना है ये हम आगे सीखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्पिटेटिव प्रेशर से चालू करते हैं. दैट इज द कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स फ्रॉम राइवल सेलर्स, यानी आपके कॉम्पिटिटर्स. मैं देखा था लास्ट पार्ट में कि यार जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं ना तब प्राइस वॉर चालू हो जाते हैं, और जब प्राइस वॉर चालू हो जाते हैं तब मार्जिन्स गिरना चालू हो जाते हैं. इसलिए आपको देखना पड़ता है कि किसी भी नए इंडस्ट्री में जा रहा हो तो उस इंडस्ट्री में पहले से कंपटीशन कितना है. अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो फिर प्राइस वॉर चल रहा होगा. Rivalry among existing player is a visible and a direct form of competition. Here, the competitor will influence your strategic decision, especially in the areas of pricing, advertising, cost control, and product strategy. मान लो कि मैं मेरे प्रोडक्ट को ना 10 रुपए में बेच रहा था, बट कॉम्पिटिटर्स ने मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स ने उसी प्रोडक्ट को 8 रुपए में बेचना चालू कर दिया. अब 8 रुपए में वो बेच रहे हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स उनके पास जा रहे हैं, तो मुझे भी मेरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग चेंज करनी पड़ेगी. अगर मैं प्राइस को कम कर रहा हूँ तो कॉस्ट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और प्रोडक्ट के लिए फिर से स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी. तो ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट आता है जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं. तो वाई इट मैटर्स? बिकॉज द मोर इंटेंस द राइवलरी द लेस अट्रैक्टिव द इंडस्ट्री बिकम्स ड्यू टू लो प्रॉफिट मार्जिन. अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. They tell us in the following conditions in which situation it will be meant that the rivalry is a cutthroat or here the profit margin is less. क्वेश्चन देखते हैं. देखो जैन 25 में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए अब आज के पार्ट में हम जो भी टॉपिक सीखने वाले हैं ना सबके सब इंपॉर्टेंट है और सबके ऊपर 5 अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं पे तो क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है.
As per one of the five forces of the competition, Michael Porter stated that the more intense is the rivalry, the less attractive the industry. Yes, ये हमने देखा. In the view of this, explain the condition in which the rivalry among competitors tend to be cutthroat and the industry profitability is low. तो इसके लिए टोटल 6 पॉइंट्स है. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री लीडर. इंडस्ट्री लीडर का पॉइंट कहता है कि जब आपके सेक्टर में, आपके इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री लीडर रहता है ना, तब इतनी प्राइस वॉर नहीं रहती. फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्री लीडर ऐसा है जो 70% मार्केट शेयर ओन करता है. बाकी जो भी चिंदी वाले कॉम्पिटिटर्स है ना, वो बस 30% होल्ड करते हैं. अब ये 30% क्या ही चेंज करेंगे. जो 70% जैसा प्राइस रख रहा होगा वैसे ही बाकी के 30% के लोग रखेंगे ना. तो ऐसा मान लिया जाता है कि जब इंडस्ट्री लीडर है ना, तब वहां पे प्राइस डिसिप्लिन है. और अगर आपका सेक्टर ऐसा है जहां पे इंडस्ट्री लीडर का प्रेजेंस ही नहीं है, तब प्राइस वॉर चलते रहेंगे, क्योंकि तब कॉम्पिटिटर्स ज्यादा रहेंगे और सबको इंडस्ट्री लीडर बनना होगा. मान लो एक के पास 20%, एक के पास 10%, एक के पास 15%, एक के पास 12% है, तो किसी के पास भी मेजोरिटी स्टेक इतना ज्यादा नहीं है और सब लड़ रहे होंगे फॉर अ मेजोरिटी स्टेक. So while a strong industry leader can help maintain price discipline, the effectiveness diminishes as the number of competitors increases. Many rivals can engage in aggressive pricing strategies, leading to decreased profitability. सेकंड आता है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. भाई ये तो हमको पता है, जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ता है तो प्राइस वॉर चालू हो जाता है. इफ देयर आर टू मेनी राइवल्स, इट बिकम्स हार्ड टू कंट्रोल प्राइसेस. दिस लीड टू इंटेंसिफाइड प्राइस कंपटीशन व्हिच एडवर्सली अफेक्ट इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी. फिर तीसरा आता है हाई कॉस्ट. अब आपके सेक्टर में ऐसा है, आपके बिजनेस में ऐसा है जहां पे कंपनीज को फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है. अब ये फिक्स्ड कॉस्ट को बाइफरकेट करने के लिए ना, वो यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपीज है और आप अगर 10 यूनिट्स बना रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आएगा आपका 10 रुपीज. इट्स 100 डिवाइड बाय 10. बट अगर आप 20 यूनिट्स बना रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, इसलिए तो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम रहेगा. ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ. तो 100 रुपए में अगर आप 20 यूनिट बना पा रहे हो तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, वो आएगा 5 रुपए. तो फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, उनको फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा आ रहा है इसलिए वो ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं. अब ये ज्यादा यूनिट्स उनको बेच नहीं पाते तो फिर वो क्या करते हैं, लो प्रॉफिट्स पे, नहीं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे उसको बेचना चालू कर देते हैं. नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जितना कॉस्ट है उसी प्राइस पे बेचना चालू कर देते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल इंडस्ट्री की लो कर देते हैं. So firms with high fixed cost must keep producing to cover their cost, often leading to price cuts when their sales are low, which reduce the profits for all the players in the industry. The fourth one is exit barriers. अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जहाँ पे लोग अपने कंपनी को बंद नहीं कर पा रहे बिकॉज वो अपने एसेट्स को बेच नहीं पा रहे, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपना बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी लो होता है. If firms can't leave easily due to assets no one wants to buy, they stay and compete, keeping profits low for everyone. फिर फिफ्थ आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अगर आपके इंडस्ट्री में ऐसा है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जिसके वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपकी इंडस्ट्री में इतना इशू नहीं है, राइवलरी का वगैरह इशू नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही अलग है. बट आपके इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है नहीं, तो फिर भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि सबके सिमिलर प्रोडक्ट है, तब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो जाता है. If firms can make their products unique, they avoid price wars. But when products are identical, like metals or railways, rivalry is more intense and profit drops. फिर छठवा आता है स्लो ग्रोथ. मतलब आपकी इंडस्ट्री में ना ग्रोथ ही बहुत धीरे 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 हो रहा है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है ना, वो ज्यादा मार्केट शेयर लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और प्राइस प्रॉफिट कम होते जा रहा है. इन इंडस्ट्रीज विद स्लो ग्रोथ, firms fight harder to keep or grow market share, increasing the rivalry and reducing the profitability. तो ऐसे 6 पॉइंट्स है. द वेरी फर्स्ट वन इज, मेरे साथ रिपीट करो, इंडस्ट्री लीडर. सेकंड वन इज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. थर्ड वन इज हाई फिक्स्ड कॉस्ट. फोर्थ वन इज एग्जिट बैरियर. फिफ्थ वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड द सिक्स्थ वन इज स्लो ग्रोथ. इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना एक निमोनिक्स है कि जब राइवलरी जब बढ़ जाए ना, तब आईएनएस की हेल्प लो. क्या बोला मैंने, राइवलरी जब बढ़ जाए तब आईएनएस की हेल्प लो. आई मतलब इंडस्ट्री लीडर, एन मतलब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, एस मतलब स्लो ग्रोथ, एच मतलब आपका हाई फिक्स्ड कॉस्ट, ई यानी एग्जिट बैरियर्स, एल साइलेंट है, और पी यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. देखो तुरंत याद रहेगा, राइवलरी जब बढ़ जाए तब आईएनएस की हेल्प लो. इससे आप ये पॉइंट्स को याद रखो और आप देख सकते हो कि एग्जाम में पूछ रहे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ रहे, और फिर आपको ये 6 पॉइंट्स कोट करके आ जाना. ठीक है, पढ़ना एक बार और एक बार पढ़ो, और मुझे ना एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी यहाँ पे मैंने कैसा है कंसेप्ट और क्वेश्चन का अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ. लास्ट चैप्टर में मैंने कैसे किया था, सारे कंसेप्ट से किया था, फिर बाद में क्वेश्चंस लिया था. फिर मुझे एक बच्चे का रिप्लाई है कि सर
कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चंस लो। तो ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है क्या, मुझे बस एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सॉरी, आंसर एक बार देखिए। आई होप आपने पॉज करके देख लिया होगा। तो अभी आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स फ्रॉम द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हु इज एंटरिंग द मार्केट। अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कैसे थ्रेट रहता है सर, क्योंकि वो तो नया नया है। अरे कैसा रहता है, हर गुनेगार जैसे कुछ ना कुछ तो सबूत जरूर छोड़ता है ना, वैसे हर बिजनेसमैन जब भी अपना प्रोडक्ट बनाता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चीजें रह जाती है ना जो वो कवर नहीं करता, कुछ ना कुछ तो फीचर्स रह जाते हैं जो कस्टमर्स को चाहिए और जो वो डिलीवर नहीं करता। ये जो नए एंट्रेंट रहते हैं ना, ये वो समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स है जो कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और वो फीचर्स अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हैं और अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। फिर वो अपने प्रोडक्ट को की ना प्राइस भी कम करते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। यहाँ पे प्राइस कम है, कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और फीचर्स भी वो ज्यादा दे रहा है। तो दैट्स व्हाई द न्यू एंट्रेंट इज अ थ्रेट, समझते हैं। So, the threat of new entrants. New entrant can reduce the industry profitability because they bring new production capacity, increase product supply, and may offer goods at lower prices. They can erode the market share by selling the goods in at low price. New entrant are always a strong source of the competition. But अगर कोई बड़ा प्लेयर है, एंड द बिगर द न्यू प्लेयर द मोर सीरियस इज द इम्पैक्ट। आपको समझ रहा है कि आपके इंडस्ट्री में रिलायंस आने वाला है, रिलायंस जियो आने वाला है, तो आपकी फट के चार हो जाएगी। इसलिए न्यू एंट्रेंट इज ऑलवेज द थ्रेट फॉर द कंपनी, अगर वो जितना बड़ा है। क्योंकि कैसा है, रिलायंस के पास ना कैश की कुछ कमी नहीं है भाई, वो 12 महीने चीजों को फ्री में दे देगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दे कैन बर्न द कैश बिकॉज दे हैव सरप्लस कैश विद देम। तो इसलिए जैसे नए प्लेयर जो बहुत बड़े हैं, वो अगर आपके बिजनेस में आ रहे हैं, तो आपके लिए वो एक थ्रेट है। सो अब ये थ्रेट से फर्म को बचना कैसे, एग्जिस्टिंग फर्म कैन रेज बैरियर्स टू एंट्री टू डिस्करेज द न्यू कॉम्पिटिटर्स। बैरियर्स टू एंट्री आर इकोनॉमिक फोर्सेस और द हर्डल्स दैट मेक इट हार्डर फॉर द अदर फर्म्स टू एंट्री इन द इंडस्ट्री। अब यहाँ पे माइकल पोल्टर ने कहा कि आप ये देखो कि आपके इंडस्ट्री में कि कोई नया एंट्रेंट इजीली आ सकता है क्या। अगर कोई भी नया एंट्रेंट इजीली आ सकता है, देन माय फ्रेंड योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज नॉट दैट काइंड ऑफ अट्रैक्टिव, इट्स अनअट्रैक्टिव, बिकॉज कोई भी नया आ सकता है और आपका मार्केट शेयर ले लेगा। बट अगर आपके बिजनेस में एंट्री बैरियर्स है, तो फिर एक अच्छी चीज है भाई। अगर एंट्री बैरियर्स है तो वो तुरंत आपके बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएगा, एंड दिस इज एन अट्रैक्टिव साइन, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड सम कॉमन बैरियर्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पहले पूछा था, तो अभी जैन 26 में आने के चांसेस है, इसलिए अच्छे से सुनना। मैं यहाँ पे ना सातों चीजों के लिए एक एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल्स अच्छे से सुनना, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही आपको एग्जाम में ये सातों पॉइंट्स याद दिलाने वाला है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स। ये है सभी एंट्री बैरियर्स। अगर ये एंट्री बैरियर्स आपके बिजनेस में है, तो नया एंट्रेंट तुरंत आपके बिजनेस में नहीं आ सकता। The very first one is capital requirements. So when a large investment is needed to enter in the industry, firm with less money will stay out. For example, मुकेश अंबानी जी का ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल बिजनेस। अब ये ऑयल बिजनेस कोई इतना कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है भाई। अगर किसी नए इन्वेस्टर को, किसी नए बिजनेसमैन को अगर इस बिजनेस में पर्टिकुलरली आना है, तो उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसको बड़ी जगह लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस लगने पड़ते हैं, रिफाइनरीज बड़े बड़े सेट करने पड़ते हैं, स्टोरेज टैंक्स बड़े बड़े सेट करने पड़ते हैं, लोग बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो ऑल दीज रिक्वायर अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भाई कल्टी मार लेता है, वो आता ही नहीं है। So the first barrier, the entry barrier is capital requirement. Second barrier is economies of scale. Big firm produce goods at lower cost as they grow. This discourages the smaller new firms from entering. जैसे कि न्यूज़पेपर्स, अब यहाँ पे लिखते जाओ ऐसा ऑयल न्यूज़पेपर, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लिखते जाओ, मतलब आपको जब रिवीजन के बैठोगे एग्जाम के 1.5 डेज में वो चीज़ें याद रहती जाएगी, तो लिखते जाओ। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बोला था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होता है न्यूज़पेपर्स को। अब आप देखते हो ना, न्यूज़पेपर्स 3 रुपए में, 4 रुपए में, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजनल वाले की बात कर रहा हूँ। रीजनल न्यूज़पेपर ना 3 रुपए में बनते हैं, 4 रुपए में बनते हैं। अब इतने कम प्राइस में उनको कैसे पड़ रहा होगा यार चीज़ों को बनाने के लिए। उनको इसलिए अचीव कर पाते हैं वो, बिकॉज उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब उनके पास बहुत सारे गुड्स है प्रोड्यूस करने के लिए, और उनको फिक्स्ड कॉस्ट तो इतना ही है।
तो फिक्स्ड कॉस्ट उनके इतने सारे गुड्स में बाइफरकेट होता है, इसलिए उनका कॉस्ट पर यूनिट कम आता है। और न्यूज़पेपर को एक फायदा रहता है एडवर्टीजमेंट्स का, जितने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं ना उतना उनको ज़्यादा फायदा रहता है और उनको उतना कम कॉस्ट पड़ता है। तो यही सेम चीज नए नए बिजनेसमैन को नहीं होती जाएगी। अगर नए बिजनेसमैन को इस बिजनेस में आना है तो भाई वो तो 3-4 रुपए में चीज़ों को नहीं बेच पाएगा, उसको तो कॉस्ट ही नहीं होगा उसका। इसलिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आप अचीव कर पा रहे हो ना, तो नए एंट्रेंट उतने प्रोडक्ट पे उतने प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे और वो बाहर रह जाते हैं। The third one is product differentiation. If existing firms have unique or special product, it becomes costly for the new firms to match them. इसमें आता है हाइब्रिड कार्स का एग्जांपल। हाइब्रिड कार्स ना ये टोयोटा ने टेक्नोलॉजी डेवलप करना चालू कर दिया था इन 1990s। अब थोड़े कंपनीज है हाइब्रिड कार्स में। हाइब्रिड कार्स यानी कैसा, ईवी और पेट्रोल कार का मिक्सचर। मतलब ये कार पेट्रोल पे भी चलेगी और ये कार इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगी। बस जो इलेक्ट्रिसिटी है ना ये आपको चार्ज नहीं करनी है, बैटरी जो इसकी है ना ये आपको चार्ज नहीं करनी है। इसकी बैटरी जितनी गाड़ी आपके पेट्रोल पे चलेगी ना उतनी इसकी बैटरी चार्ज होगी, और जितनी इसकी बैटरी चार्ज होगी वो गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगी। तो भाई क्या टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी से टोयोटा को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का बेनिफिट मिलता है। और अगर किसी भी नए एंट्रेंट को हाइब्रिड कार्स में इन्वेस्ट करना है तो भाई उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स पहले तो इन्वेस्ट करेंगे ऐसे टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी बनाना कोई इजी काम नहीं है। इनको 10-15 साल लगे थे टोयोटा को ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। तो किसी भी नए एंट्रेंट को अगर हाइब्रिड कार्स बनाने हैं तो उसको बहुत साल पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके वो हाइब्रिड कार्स अच्छी तरीके से बना पाएगा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विल गिव यू एन एज एंड दिस इज एन एंट्री बैरियर। फिर आता है स्विचिंग कॉस्ट। Customers may need to train, test or adjust when moving to the new firm. If the cost is high, they won't easily switch. यहाँ पे आप आपके दोस्तों का एग्जांपल ले सकते हो। एप्पल के फ़ोन जब भी आप हमारे दोस्त यूज़ करते हैं ना तो वो हमको एक ही चीज़ बोलते हैं, यार सिद्धांत यार एप्पल का फ़ोन एक बार यूज़ कर लिया ना तो मेरे से वो एंड्रॉइड का फ़ोन यूज़ करते होता ही नहीं है यार। एप्पल के जो फीचर्स है ना, वो जो उसका यूज़र इंटरफेस है ना मस्त है यार, मैं दूसरे फ़ोन पे स्विच ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ना एप्पल ने उनको यूजर इंटरफेस से इतना कन्वीनियंस दे दिया है ना कि अगर उनको इस फोन से किसी दूसरे फोन पे जाना पड़ेगा तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर ये स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है देन वो इतने इजीली स्विच नहीं हो पाते। फिर फिफ्थ आता है ब्रांड आइडेंटिटी। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स टेक टाइम एंड मनी टू बिल्ड, बट न्यू फर्म्स स्ट्रगल टू मैच द ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स व्हिच हैव। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हो, मान लो कोई नया प्रोडक्ट आया और वो नया मतलब टोटली नया, आपको ऐसे प्रोडक्ट का आपने कभी देखा नहीं, और एक प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग टाटा कंपनी की गई है और एक दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग की गई है बाय बाय लिमिटेड की। तो अगर एक टोटली नया प्रोडक्ट है तो अब डेफिनेटली आप टाटा के ऊपर रिलाई करोगे, क्योंकि भाई आपका ट्रस्ट है उसके ऊपर, आपको पता है अगर टाटा कंपनी ने बनाया मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा कंपेयर टू बाय बाय लिमिटेड जो नई कंपनी है। सो कैसे होता है, जिस कंपनी के पास ब्रांड का वैल्यू रहता है ना वो एक एंट्री बैरियर जैसे काम करता है बाकियों के लिए। बिकॉज कस्टमर्स बाकियों के प्रोडक्ट तुरंतली कंज्यूम करना नहीं चालू करते, बिकॉज दे हैव ब्रांड एंड दे हैव ब्रांड ट्रस्ट ऑन द अदर प्रोडक्ट्स। तो दिस इज ऑल्सो एन एंट्री बैरियर। फिर सिक्स्थ आता है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। The physical channels like shop or networks may be controlled by the existing firms, which will make it harder for new firms to reach the customers. For example, बालाजी। अब बालाजी का ना महाराष्ट्र और गुजरात में 70-60% मार्केट शेयर है वेफर्स में। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यानी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब गुड्स आपके मैन्युफैक्चर्स में बनता है, आपके फैक्ट्री में जब बनता है तो वहां से वो रिटेल शॉप पे कैसे जाना उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और जो चेन से वो जाता है ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ये चेन को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ना जो एग्जिस्टिंग फर्म्स रहते हैं वो पहले से बुक कर लेते हैं। मतलब अगर तुम हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हो ना तो हम आपको ज़्यादा मार्जिन दे देंगे, बट आपको किसी दूसरे का प्रोडक्ट रखना नहीं है। तो इसमें कैसे होता है, जो नया इंटरनेट रहता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही नहीं मिलते तो अपने वो प्रोडक्ट को रखेगा कैसे, बेचेगा कैसे। So, the physical channels are controlled by the existing firms, make it harder for the new firms to reach the customers. यहाँ पे बालाजी का एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। इफ न्यू फर्म्स एंटर, जब भी कभी नए फर्म्स आ रहे हैं ना तब एग्जिस्टिंग वंस मे कट द प्राइजेस और इंक्रीज द एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स व्हिच विल स्केयर अवे द न्यू एंट्रेंट। जैसा बालाजी के केस में हुआ था,
पहले पैन इंडिया बेसिस लेज ही चलता था और अभी भी पैन इंडिया बेसिस लेज ही है। बट जब बालाजी आना चालू हो गया ना, तब लेज का थोड़ा सा मार्केट इम्पैक्ट होना चालू हो गया एक एक स्टेट में। तब उन्होंने क्या किया, अपने प्राइजेस को कट कर दिया। प्राइजेस को कट नहीं किया उन्होंने, क्या किया, 10 रुपए का लेज रख दिया, बट उन्होंने चालू कर दिया कि 10% आपको ज्यादा मिलेगा, 20% ज्यादा मिलेगा। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्पेंड ज्यादा चालू कर दिया, विच स्केयर अवे द न्यू कमर्स। और इसी के वजह से बालाजी का ना थोड़ी स्टेट में ज्यादा शेयर है, बाकी के सारे स्टेट्स में नहीं है। पैन इंडिया लेवल पे लेज ही ज्यादा चलता है, पर थोड़े थोड़े स्टेट्स में बालाजी ही चलता है। तो विद दिस कैन बी योर एंट्री बैरियर। आपके पास फंड ज्यादा है तो आप एडवर्टीजिंग से कट प्राइस करके नए एंट्रेंस को डरा सकते हो। तो एंट्री बैरियर्स है 7। फर्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जिसके लिए हमने ऑयल का एग्जांपल लिया, ऑयल बिजनेस का, ऑयल इंडस्ट्री का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए हमने न्यूज़पेपर का एग्जांपल लिया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए हमने हाइब्रिड कार्स का एग्जांपल लिया कि अगर किसी को हाइब्रिड कार में इन्वेस्ट करना है तो उसको $1 बिलियन इन्वेस्ट करना है, इसलिए वो बाहर ही रह जाता है। स्विचिंग कॉस्ट के लिए हमने एप्पल का एग्जांपल लिया। ब्रांड आइडेंटिटी में हमने टाटा का एग्जांपल लिया कि अगर कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में और आपको चूज करना है कस्टमर को कि भाई किसका प्रोडक्ट चूज करूँ, एक नया प्रोडक्ट है, तो आप ऑलवेज उसी प्रोडक्ट को चूज करोगे जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, जिसके ऊपर ब्रांड वैल्यू है। अगर टाटा का प्रोडक्ट है आप तो वो चूज करोगे कंपेयर टू बाय लिमिटेड। सो दिस इज ऑल्सो एन एंट्री बैरियर। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में हमने बालाजी का एग्जाम्पल लिया और पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन में हमने लेस का एग्जाम्पल लिया। तो सर इसको याद कैसे रखना है, आपको इसको याद रखना है कि मुकेश भाई न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अपने हाइब्रिड कार से जा रहे थे और उनको उनके एप्पल के फोन पे टाटा जी का कॉल आया। टाटा जी बोले कि भाई बालाजी खाएगा, वो बोले नहीं लेस खाऊंगा। ऐसा आपको याद रखना है। मुकेश भाई यानी ऑयल बिजनेस अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपने हाइब्रिड कार से जा रहे थे यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उनको एप्पल के मोबाइल पे यानी स्विचिंग कॉस्ट, टाटा जी का कॉल आया, टाटा यानी ब्रांड आइडेंटिटी, कि बालाजी खाएगा। बालाजी यानी एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इसको याद रखो क्योंकि बालाजी का ना महाराष्ट्र गुजरात में 70% मार्केट शेयर है, तो इससे एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपको याद रहना चाहिए। वो बोले नहीं लेस खाऊंगा, लेस से आपको पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन कंसेप्ट याद रहना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने जो दिए ना आपको, वो याद रखो, आपको ऑटोमेटिकली ये 7 पॉइंट्स याद रह जाएंगे। मेरे साथ फिर से रिपीट करो। मुकेश अंबानी यानी ऑयल बिजनेस यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अपने हाइब्रिड कार से जा रहे थे यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फिर चौथा एप्पल मोबाइल फोन पे कॉल आया यानी स्विचिंग कॉस्ट। टाटा जी का कॉल आया, ब्रांड आइडेंटिटी। फिर बालाजी खाएगा क्या यानी एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और 7th लेज यानी पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। ये 7 पॉइंट्स को अच्छे से देखो। आपको एक बार क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आया था यार, इधर ही आया क्या, ये वाला देखो। सितंबर 24 में आया था, मतलब जैन 26 में रिपीट होने के चांसेस है। बहुत टाइम नहीं पूछा। तो इन द लाइट ऑफ 5 फोर्सेस एज प्रोपोगेटेड बाय माइकल पोर्टल, एक्सप्लेन द कॉमन बैरियर्स व्हिच मे कॉज रिस्ट्रेंट फॉर द कीननेस ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। द कॉमन बैरियर्स आर दीज 7 बैरियर्स। अभी देखो और अंबानी जी के एग्जाम्पल से इसको याद रखो। चलो पढ़ लिया अच्छे से, शुरू करें। लास्ट के अभी 3 कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स को देखते हैं। तीसरा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बाय कंपनीज इन अदर इंडस्ट्रीज। है सर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का भी थ्रेट रहता है? हाँ भाई रहता है। कैसे रहता है देखते हैं। जैसे कि मान लो आप सोप बनाने के बिजनेस में हो और आपके लिए जो कॉम्पिटिटर्स है ना, वो ऐसा नहीं कि बस जो कंपनीज जो सोप बनाती है वही मेरे लिए कॉम्पिटिटर्स है, ऐसा नहीं रहता। आपके लिए वो भी कंपनीज कॉम्पिटिटर्स है जो शॉवर जेल बनाती है, बॉडी वॉश बनाती है, वो भी कंपनीज आपके लिए कॉम्पिटिटर्स हैं। ये जब भी आप एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है क्या नहीं देख रहे वाले हो, कॉम्पिटिटर्स को देखने वाले हो, समझने वाले हो, तो बस सोप के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटर्स को मत देखना, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स भी देखना जो आपका सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी जो सिमिलर काइंड ऑफ काम करता है। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यानी ऐसे प्रोडक्ट जो नेचर में अलग अलग है, बट जो काम आपका प्रोडक्ट करता है ना, वही काम वो भी प्रोडक्ट करता है। जैसे सोप और बॉडी वॉश शावर जेल एक ही तो काम करते हैं, ऐसा नो, बस ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। So the substitute products are the hidden or latent source of competition in an industry. यहाँ पे जो keywords है वो है latent और hidden. In many cases,
दे बिकम मेजर कॉम्पिटिटर्स बाय ऑफरिंग लोअर प्राइजेस और बेटर परफॉर्मेंस। अगर आपको 120 रुपए में मिल रहा है, वहीं पे आपको अगर शॉवर जेल कम रुपए में मिल रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली people will switch to the shower gel. So these substitutes can suddenly change the market and affect the existing players. Substitutes can limit prices and reduce profits in the industry. तो माइकल पोर्टर ने कहा कि आपको थर्ड कॉम्पिटिटिव प्रेशर में देखना है कि यार सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मेरे बिजनेस पे कितने ज़्यादा अवेलेबल है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऐसे सब्स्टिट्यूट में, तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला तो लोग दूसरा प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे। बट अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर लोग मेरे प्रोडक्ट के लिए रुकेंगे और मेरा प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। दैट इज एन अट्रैक्टिव साइन। Firm should look for products that do the same or similar job as their current offerings. ज़्यादा है इट्स एन अट्रैक्टिव साइन, और अगर कम है तो इट्स अट्रैक्टिव साइन। वाह वाह क्या बात है। तो फिर अभी चौथा और पांचवा देखते हैं। Fourth one is competitive pressures from suppliers' bargaining power and collaboration with sellers, which is nothing but supplier-seller collaboration. And the fifth one is competitive pressures from buyers' bargaining power and collaboration with buyers, that is sellers and buyer collaboration. यहाँ पे गलती से सेलर हो गया था, वो कट करके बायर कर देना और ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको एग्जाम में, सेलर एंड बायर कॉम्बिनेशन और ऊपर सप्लायर एंड सेलर कोलैबोरेशन। यहाँ पे ना कोलैबोरेशन क्यों लिखा है इसे यानी पता नहीं, कोलैबोरेशन का यहाँ पे पॉइंट नहीं था। मतलब आप जब माइकल फोर्स पोइट्री भी पढ़ोगे ना, तो वहां पे उसने कभी भी कोलैबोरेशन ऐसा वर्ड यूज ही नहीं किया है, तो उसने इन्फ्लुएंस बोला है। मतलब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सप्लायर का कितना इन्फ्लुएंस है सेलर के ऊपर। मतलब तीन चीज है, एक सप्लायर सेलर को देगा और फिर सेलर बायर को देगा। तो इस सप्लायर का इस सेलर पे कितना इन्फ्लुएंस है उसको कहा जाता है सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। और जब ये सेलर अपने गुड्स को कस्टमर को बेचता है, तो ये जो बायर का कितना इन्फ्लुएंस है ये सेलर के ऊपर जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको कहा जाता है बायर्स बार्गेनिंग पावर। इसलिए ये दोनों को अच्छे से देखते हैं। Let's first understand the bargaining power of suppliers. Suppliers often have strong bargaining power over the companies when they have more specialized product and the stronger their influence. जैसे कि मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में चिप्स यूज करते हैं। अब ये चिप्स ना बहुत कम कंपनीज बनाते हैं और ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। तो अगर इसने कहा कि यार मैं चिप्स तो तुझे 1000 रुपए में दे रहा था, कल से तुझे 3000 रुपए में मिलेंगे, तो मैं कुछ ही बोल नहीं सकता, बिकॉज मैं इसके अलावा और किसी के पास जाऊँ, राइट। और यही मुझे ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जो मेरे फ़ोन में यूज़ हो रहा है और जिसके वजह से वो फ़ोन अच्छे से काम हो रहा है और कस्टमर्स मेरे फ़ोन के ऊपर अट्रैक्टेड है। That's why in this situation, when the supplier is providing you the specialized product, then he has bargaining power. उसने प्राइस बढ़ा दी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे वो खरीदना पड़ेगा। और few supplier exist, तो जो प्रोडक्ट जो दे रहे हैं ना, जो सप्लायर जो प्रोडक्ट दे रहा है ना, ऐसे सप्लायर बहुत ही कम है, तब सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर रहती है। So when do suppliers have a high power? In three situations. First, when their product are very much essential to the buyers and no substitutes are available. मतलब वो प्रोडक्ट भाई बहुत नेसेसरी है, जैसे चिप्स के केस में वो प्रोडक्ट बहुत नेसेसरी है और कोई सब्स्टिट्यूट भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लेना पड़ता है। और इस सिचुएशन में सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है, जैसा वो टर्म्स रखेगा मुझे वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सेकंड, when they can create high switching cost making it expensive or difficult for the buyers to change the supplier. मतलब उसका जो स्विचिंग कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। मैं उसके अलावा अगर किसी के ऊपर स्विच कर दिया, किसी दूसरे कंपनी के पास गया, तो मुझे वो अफोर्डेबल नहीं होगा या मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसी चीज़ें। When they create a high switching cost, making it expensive or difficult for the buyers to change the supplier. And third is when the suppliers are more concentrated, यानी fewer in numbers than buyers, which gives them more control. So 3 points पे ऐसा माना जाता है कि सप्लायर के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर है। सबसे पहला, when the products are essential and there are no substitutes available. Second, when there is a high switching cost, making it expensive or difficult for buyers to change the supplier. And the third thing is when suppliers are more concentrated यानी fewer in numbers than the buyers, give them the more control. 3 points को अच्छे से याद रखना। अभी बायर के ऊपर आते हैं, buyers bargaining power. So this is the another force that affect the competitive condition of an industry. अब ये सिचुएशन ना बहुत रूरल एरिया में होती है, जहाँ पे ना जो फार्मर्स रहते हैं वो एक साथ आते हैं और पेस्टिसाइड के शॉप पे जाते हैं। कैसा होता है, जब वो सबको पेस्टिसाइड तो लगता ही है, तो वो अकेले जाएंगे ना तो इतना निगोशिएट नहीं हो पाता, तो वो अपना एक कॉपरेशन फॉर्म करते हैं और ये कॉपरेशन अकेला
पूर्ण एक साथ पेस्टिसाइड्स मांगने के लिए जाता है और बोलते हैं कि हम इतने रेट में हमको पेस्टिसाइड्स चाहिए, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर हम 20 के 20 अलग जगह पे जाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो सेलर रहता है उसके ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाता है, बिकॉज बायर्स हैव बार्गेनिंग पावर विद देम। तो दिस फोर्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन बायर फॉर्म ग्रुप, जैसे यहाँ पे फार्मर्स ने किया, और कार्टेल टू बार्गेन कलेक्टिवली। When do buyers have high power? In three situations. First, when buyers know well about the product and they also know the substitutes about the product. जब बायर को पता है कि यार ये प्रोडक्ट अगर मुझे नहीं मिला ना तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है और वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, अगर उसके उसके पास इतना नॉलेज है तो उसके पास बार्गेनिंग पावर है, वो बोलेगा कि भाई इतने में देगा, क्या नहीं देगा तो मैं चले जा रहा हूँ दूसरी जगह पे। Second, when buyers spend a large amount on an industry product, when he is a big customer, वो ज्यादा अमाउंट स्पेंड करने वाला है। यहाँ पे जो फार्मर्स आए हैं कलेक्टिवली, वो कलेक्टिवली प्रोडक्ट लेने वाले हैं, सो दे आर द बिग स्पेंडर्स। Third, when the product is not very essential for the buyer and the buyer are more concentrated than the sellers, in such cases they can easily switch to the substitutes। मतलब प्रोडक्ट इतना कुछ इसेंशियल नहीं है उनके लिए और बायर्स इस प्रोडक्ट के लिए बहुत कम है, तब बायर के पास बार्गेनिंग पावर आ जाता है, और अगर आपने उसको जैसा चाहिए वैसा नहीं दिया तो वो इजीली सब्स्टिट्यूट पे स्विच हो जाएगा। तो तीन केस में बायर के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर रहता है। सबसे पहला, when he knows well about the product and the substitutes are available. Second, he is the big spender, buyers spend a large amount. And the third thing, the product is not very much essential for the buyer and the buyer are more concentrated, यानी fewer in numbers, and they can easily switch to the substitutes। ये तीन केस में बायर के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होता है, और जब बायर के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होता है और वो निगोशिएट करके चले जाता है ना, तो थोड़ा इम्पैक्ट होता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, थोड़ा इम्पैक्ट होता है सेलर्स के ऊपर। तो buyer's bargaining power can affect not just pricing but also the cost and investment that producer must make। हमारे डील हुआ था, मैं नॉर्मली बेचता हूँ 1 लाख रुपए पे, पर हमारे डील हुआ वो बोले कि 85 रुपीज पे हमको बेचो। भाई 85 रुपीज पे अगर मुझे उसको प्रोडक्ट को बेचना है तो मुझे उसके हिसाब से कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। Second, powerful buyer will demand better services which will increase the producer's expenses and require more investment। वो बोलेगा कि भाई 85,000 इतना बड़ा माल लेके जा रहा हूँ तेरे से और तू मुझे कुछ सर्विस नहीं दे रहा, कुछ तो भाई सर्विस चाहिए मुझे, आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, ये तो तू मुझे ये जो भी माल है वो मुझे घर तक पहुंचा, ये सारी चीजें वो डिमांड करते हैं। तो पावरफुल बायर विल डिमांड बेटर सर्विसेज विच विल इंक्रीज द एक्सपेंसेस एंड रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट। अभी ना इसके ऊपर सवाल नहीं पूछ रहे, बट मुझे लग रहा है कि वो सवाल फ्रेम करने वाले होंगे इसके ऊपर, नहीं तो आई थिंक वो एमसीक्यू में तो पूछेंगे, क्योंकि बहुत बार जो उन्होंने सवाल पूछे है ना वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, राइवलरी, इसके ऊपर ही पूछे। देखते केस स्टडी बताता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हो गए। केस स्टडी, हाँ देखो ऐसे केस स्टडी आती है, ऐसे केस स्टडी आती है जहाँ पे वो पूरा आपको रामायण समझाएंगे, फिर आपको यहाँ पे बताना है कि ये रिलेवेंट फोर्स कौन सा है जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। देखो ये ना रिलेवेंट फोर्स वगैरह ये किधर भी आईसीआई का कुछ भी ऐसा सजेस्टेड मेथड नहीं है, प्रेजेंटेशन मेथड नहीं है, कि मैंने खुद से समझा है कि कैसे प्रेजेंट करोगे आप जिससे आईसीआई को आपकी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझे और आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दिखे। तो यहाँ पे आप लिखते हो ना रिलेवेंट फोर्स, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, फिर उसका इंपैक्ट क्या और उसके रीजंस क्या है, तब अच्छी तरीके से आईसीआई को समझता है कि आपको प्रेजेंट क्या करना है, और आपको एग्जामिनर फट कर से पूरा के पूरा मार्क्स दे देता है। ऐसे केस स्टडी आती है, रिलेवेंट फोर्स आपको कोट करना है, उसके फैक्टर्स और उसके एडवांटेज क्या है बेस्ड अपॉन कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। इसके लिए ना मैंने डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट किया है कि कैसा क्वेश्चन आने के बाद आपको कैसा आंसर प्रेजेंट करना है, जिससे आपको एक दिमाग में क्लैरिटी रहे कि यार कैसा सवाल आने के बाद मुझे कैसा आंसर लिखना है। ऐसा हमने बार बार जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायर है आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने ऐसे एसएम एनालिसिस एसएम इनपुट्स दिए हैं। ठीक है, तो अभी ये पांचों कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स को समझो, देखो कि कितना प्रेशर आ रहा है एक एक कॉम्पिटेटिव प्रेशर से, और एट द एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ देखो क्या आ रहा है। अगर वो अट्रैक्टिव है देन इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, एक्सपांड दैट बिजनेस एंड हैव अ लॉन्ग टर्म पोजीशन इन दैट बिजनेस। और अगर वो अनअट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव यानी एवरेज प्रॉफिट जो मैं वो इंडस्ट्री से कमा पाऊंगा ना, वो अगर अबाव एवरेज है तो वो अट्रैक्टिव है, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट जो कमा पा रहा हूँ वो बिलो एवरेज है तो फिर वो अनअट्रैक्टिव है। अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है तो अनअट्रैक्टिव है, तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करो बट कॉशियसली इन्वेस्ट करो, अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करो, और इसी बिजनेस पे ज्यादा रिलाई मत करो, डाइवर्सिफाई करो, दूसरे बिजनेसेस देखो। और अगर आप वीक फर्म्स में हो तो फिर आप मर्जर करो, अगर आप अनअट्रैक्टिव बिजनेस में हो, वीक फर्म्स हो तो फिर मर्जर करो, या नहीं तो एग्जिट कर दो।
ठीक है, अब ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से देख लो। फिर दो कंसेप्ट हम देखेंगे इंडस्ट्री एनवायरमेंट एनालिसिस में, जो है एक्सपीरियंस कर्व और जो है वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, चलिए पढ़ लिया, हो गया। अभी अगर आपको साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस भी पढ़ने होंगे ना तो पढ़ो, आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, तो ये पढ़ो। और साइमल्टेनियसली अगर ये मेरे साथ अच्छे से हो रहा है, डायरेक्टली आप ब्रेक के टाइम पे क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना। ठीक है, अभी आते हैं लास्ट के दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इंडस्ट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस में। हाँ तो बोलेंगे खत्म हो गया, नहीं। तो इंडस्ट्री एनवायरमेंट एनालिसिस में उन्होंने और दो कंसेप्ट दिया हमें हमें द फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंस कर्व एंड द सेकंड वन इज वैल्यू क्रिएशन। एक्सपीरियंस कर्व मतलब ये कहता है कि इंडस्ट्री तुम्हें अट्रैक्टिव दिख गई, तुमने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद ये मत सोचो कि पहले ही दिन से तुम्हें कॉस्ट एडवांटेज होना चालू हो जाएगा, पहले ही दिन से तुम कम रुपीस में अपने प्रोडक्ट को बनाना चालू करोगे। और ऐसा नहीं होता, ये धीरे 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 तुम कॉस्ट एडवांटेज अचीव कर लोगे, धीरे धीरे तुम इफिशियंसी अचीव कर लोगे। जो वर्कर्स रहते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी तो ये प्रोडक्ट्स नया है। वो धीरे धीरे समझेंगे कि इसको कम टाइम में कैसे बनाना है, और वो इफिशियंसी अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द लर्निंग कर्व, विच इज नथिंग बट द एक्सपीरियंस कर्व। तो चीजें चीजें एक्सपीरियंस के थ्रू आप कम करते जाओगे। Experience curve is similar to the learning curve, which explains the efficiency gained by the workers through repetitive production work. It shows that the unit cost will decrease as the cumulative production will increase. जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते चले जाएगा, वैसे वैसे आपको पर कॉस्ट वो कम आती जाएगी। बिकॉज फर्स्ट वर्कर जो है उसको समझ गया होगा कि कम समय में इस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा कुछ पे बाइफरकेट होगा। Larger firm usually have lower unit cost than smaller one, gaining the cost advantage. ये usually हासिल कर पाते हैं larger firms because उनके पास यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा है। सिमिलरली जो स्मॉलर फर्म्स रहते हैं वो नहीं अचीव कर पाते। Cost reduction comes from learning effects which happens with the worker. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नहीं तो अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन कर दिया कि अभी उसको कम समय लगता है, कम कॉस्ट लगता है बनाने के लिए, या आपने टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ तो इंप्रूवमेंट्स किया। अगर आप कॉस्ट एडवांटेज अचीव कर पा रहे हो ना, कम कॉस्ट में बना पा रहे हो, तब आप एक बेहतर मार्केट शेयर खुद के लिए बिल्ड कर पाओगे। बिकॉज लोगों के लिए क्या, लोगों के लिए बस सस्ती चीज़ लगती है। अगर उनको सस्ती चीज़ मिल रही है और वो भी अच्छी क्वालिटी में, तो वो खरीद लेंगे। जिससे आप एक अच्छा मार्केट शेयर खुद के लिए बिल्ड कर सकते हो, कॉम्पिटिटर्स को आप निकाल सकते हो, एंड आपके नीश सेगमेंट्स को अच्छी तरीके से टारगेट कर सकते हो। So experience curve will give you three following features. The first thing, it will give you competitive advantage and act as a barrier to entry. हमने देखा था economies of scale achieves works as an entry barrier. Second, big successful firm will show a stronger experience effect. And third thing, it is used to build a market share and discourage competition. ठीक है, अब हम समझते हैं वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या। वैल्यू क्रिएशन यानी जब भी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है ना, तो उसको वर्थ इट लगना चाहिए, उसको वर्थ इट वाली फीलिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोडक्ट को उसने 5,000 रुपये में खरीदा, बट जब वो प्रोडक्ट को यूज़ किया ना, तब उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार, इससे जो मुझे बेनिफिट हुआ है इट इज़ मोर देन ऑफ 5,000 रुपीज़। देन यू हैव क्रिएटेड वैल्यू फॉर द कस्टमर। So the concept of value creation begins with the aiming of offering better product and services to the customer. This you can provide by providing better quality, features, durability, performance. जैसे कि मैंने ना क्रॉक्स खरीदे थे, और वो ना 5,000 रुपये में थे, तो मेरा डर गया था घर पे कैसे बोलूँ यार, 5,000 के इतने इतने महंगे क्रॉक्स, पर मैंने स्टिल खरीदे। पर वो 5,000 के क्रॉक्स ना भाई 5 साल चले, 5 साल मतलब 1,000 रुपये ही आया मेरे को कॉस्ट। तो इतना महंगा पड़ा, बट मुझे ऐसा लगा कि यार वर्थ इट था। एक जूता 5 साल में, और वो भी अच्छी कंडीशन में चला, वैसे वर्थ इट फीलिंग फॉर मी। तो इसलिए मैं जब भी कभी भी मुझे दिमाग में आता है कि मुझे एक सैंडल खरीदना है, तो मेरे दिमाग में पहले क्रॉक्स ही आता है, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड वैल्यू फॉर मी। इफ यू आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स, देन माय फ्रेंड यू विल बी एबल टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यू विल बी एबल टू अचीव मोर प्रॉफिट्स देन योर कॉम्पिटिटर्स। तो माइकल पोर्टर ने कहा कि अगर आपको वैल्यू क्रिएट करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करना है ना, तो वो दो चीज़ों से हो सकता है। दो में से कोई तो एक लगाओ और आपका हो जाएगा। सबसे पहला, डिफरेंशिएशन एडवांटेज, यानी ऑफरिंग स्पेशल वैल्यू थ्रू यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स, बेटर क्वालिटी एंड एक्सीलेंट आफ्टर सेल सर्विसेज। अब डिफरेंशिएशन एडवांटेज नाम सुन के ऐसा मत करना कि
कंपनी कुछ तो एक नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ रही है, सेम प्रोडक्ट है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, बट उसमें जो एक फीचर्स दे रही है ना, उसकी जो क्वालिटी है ना, उसकी जो एक सर्विस है ना, वो एक अलग है अपने कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। इसलिए वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर किया तो। डिफरेंशिएशन यानी एक नया प्रोडक्ट है ऐसा नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, पर उसकी जो सर्विस है, उसकी जो क्वालिटी है, वो अलग है अपने कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग डिफरेंशिएशन एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी ना मेरा ये माउस का सेल खराब हो गया था। अब ये माउस में छोटे सेल्स लगते हैं, ट्रिपल ए सेल्स। तो मैं गया सेल्स खरीदने के लिए, तो उसके पास दो थे। एक था एवोरेडी का जो सेल 20 रुपीज़ में आता है, और दूसरा था ड्यूरासेल का जो 40-50 रुपीज़ में आता है। अब मुझे देखना था यार कौन सा परचेज करूँ। अब माउस तो मुझे डेली बेसिस पे लगता है, तो फिर मैं देखा, और मैं देखा कि यार ड्यूरासेल का परचेज करता हूँ, बिकॉज ड्यूरासेल का जो सेल रहता है ना, इवन तो दोनों की सेम क्वालिटी है, पर ड्यूरासेल का सेल 3 गुना ज़्यादा चलता है एवरेडी के सेल से। तो यहाँ पे ड्यूरासेल ने अपने प्रोडक्ट के लिए एक ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दिया था, बिकॉज उनको पता था कि यार मेरा ना सेल एवरेडी के सेल से, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है, उनसे 3 गुना ज़्यादा चलने वाला है। तो योर आई ऑल्सो स्टिल प्रेफर ड्यूरासेल बिकॉज it was having a better feature, better quality, and also even if they charge the higher price with me, I was okay with it because वो नो बिकॉज मुझे पता है कि उससे मुझे इतनी वैल्यू प्रोवाइड होने वाली है। तो उन्होंने डबल चार्ज प्राइस चार्ज किया, और उससे जो फायदा मुझे जो होने वाला है ना एवरेडी के सेल से कंपेयर किया, तो वो 3 गुना होने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन एडवांटेज। एंड सेकेंड इज कॉस्ट एडवांटेज, यानी प्रोड्यूसिंग एट लोअर कॉस्ट देन योर कॉम्पिटिटर्स, बट यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यू। बस हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करो, कम कॉस्ट पे बेचो, बट वैल्यू क्रिएशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। कम कॉस्ट पे बेचना तो भाई इंडिया की जनता खुशी होती है, अगर उनको कम कीमत में कुछ तो अच्छी चीज़ मिल रही होंगी तो वो तो खुशी होंगे। तो माइकल पोल्टर ने कहा कि आप वैल्यू क्रिएशन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न कर सकते हो, दो में से कोई तो एक चीज़ लगा के। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन और सेकंड है कॉस्ट एडवांटेज। बट जब भी आप वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो, तब ऐसा मत करो कि आप अपने प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज करके जा रहे हो, आपके प्रॉफिट इंटैक्ट रखना हो। तो अगर आपको प्रॉफिट को इंटैक्ट रखना है, तो आपको 3 चीज पे ऊपर ध्यान देना है। there are 3 key factors which affect profitability. The very first one, the value customer place on the product. मतलब जब भी आप आपके प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हो ना, तब इंश्योर करो कि उनको उस प्रोडक्ट से वैल्यू सेटिस्फैक्शन मिल रही है। दिस मीन्स हाउ मच यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स फील फ्रॉम द प्रोडक्ट। अगर उसको वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो अच्छा, वो फिर से आएगा तुम्हारे कस्टमर्स को, फिर से आएगा तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सेकेंड, द प्राइस द कंपनी चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, परफ्यूम का एग्जाम्पल लेते हैं। अब परफ्यूम को मान लो बनाने के लिए ना 1,000 रुपये लग गया, बट मैंने ना उसका पैकेजिंग इतना मस्त कर लिया, उसकी बॉटल इतनी मस्त रख दी कि जब भी कोई कस्टमर मेरे परफ्यूम की बॉटल को देखता है ना, उसको लगता है कि यार बहुत महंगी हो गया, 10-12 हज़ार रुपये की होंगी। तो यहाँ पे कस्टमर्स हैव हाई परसीव्ड वैल्यू, मतलब जब भी वो मेरे प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि यार ये तो महंगा रहेगा, which allows the company to charge more. अब इवन दो मेरा कॉस्ट 1,000 रुपये, बट स्टिल उसकी अगर परसीव्ड वैल्यू 12,000 है, 10,000 है ना, तो मैं 8-9 हज़ार रुपये चार्ज करूंगा और एक बड़े मार्जिन पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो दिस वर्क, तो हाउएवर दिस कंसेप्ट विल ओनली वर्क इफ कस्टमर फील द प्रोडक्ट इज वर्थ द प्राइस। मतलब जब वो 8,000 रुपये पे खरीदेगा, तब उसको लगना चाहिए कि भाई यूज करने के बाद वो वर्थ इट था 8,000 रुपये से। अगर उसको लगा कि नहीं यार इतना कुछ वर्थ इट नहीं था, तो फिर वो बाकियों को रिकमेंड भी नहीं करेगा, और वो खुद भी फिर से तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे प्रोडक्ट फिर से खरीदागा नहीं। और तीसरा है द कॉस्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से बना पा रहे हो, पर आप लोअर कॉस्ट पे बना पा रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छा। लोअर कॉस्ट विद सेम वैल्यू विल गिव यू हाई प्रॉफिट। नहीं तो आप कस्टमर्स को ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, बट आपकी जो कॉस्ट है वो सिमिलर है आपके कॉम्पिटिटर्स के थ्रू, देन आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो फिर अगर आपको प्रॉफिट अच्छे से बुक करना है, तब इंश्योर करो कि कस्टमर्स को वैल्यू सेटिस्फैक्शन अच्छा हो। अगर परसीव्ड वैल्यू आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो ज़्यादा चार्ज करो। अगर आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो और आपकी कॉस्ट सिमिलर है आपके कॉम्पिटिटर्स के थ्रू, देन आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। या आप सिमिलर वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहे हो आपके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, बट आप कम कॉस्ट पे दे रहे हो, देन ऑल्सो यू विल अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लो। और यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है दैट यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू द प्राइस, बिकॉज प्राइस इज व्हाट यू पे फॉर इट, यूटिलिटी इज समथिंग द सेटिस्फैक्शन। द सेटिस्फैक्शन कैन बी मोर देन द प्राइस और इट कैन बी लेस देन द प्राइस, व्हाट द कस्टमर फील फ्रॉम द यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखना। हाँ, और उसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया है
कि वैल्यू क्रिएशन, ये जो कंसेप्ट, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिससे हासिल होता है, ये कंसेप्ट ना पहले बस कस्टमर्स को लगाया जाता था, बट अभी ये कंपनीज क्या कर रहे हैं, ये कंसेप्ट स्टेक होल्डर्स को भी लगा रही है। ठीक है, अब स्टेक होल्डर्स क्या है ये आप चैप्टर नंबर 3 में समझने वाले हैं, देख लो एक बार। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने प्रोडक्ट के बारे में देखा, हमने इंडस्ट्री के बारे में देखा, अब हम देखने वाले हैं कस्टमर्स के बारे में। तो यहाँ पे पहले उन्होंने मार्केट के टर्म को डिफाइन किया है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। इट कैन बी फिजिकल और इट कैन बी वर्चुअल। नाउ मार्केट इज अ प्लेस, बट बिजनेस स्ट्रेटेजीज वर्क्स ऑन मार्केटिंग टू इम्प्रूव द चांस ऑफ सक्सेस। यार मार्केट ये ऐसी जगह है जहाँ पे कस्टमर को गुड्स मिलेंगे, बट बिजनेस को मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ता है टू मेक द कस्टमर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। सो अगर आपको मार्केटिंग अच्छे से करना है तो आपको पहले कस्टमर एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा और आपको कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कस्टमर एनालिसिस यानी क्या। कस्टमर एनालिसिस से पहले आपको एक डिस्टिंक्शन समझना चाहिए जो कि है कस्टमर का और है कंज्यूमर का। कस्टमर और कंज्यूमर एक इंसान भी हो सकता है और कस्टमर और कंज्यूमर दो अलग अलग इंसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, अब एक बच्चे को एक खिलौना चाहिए, अब वो खुद तो जाएगा नहीं खिलौना लेने के लिए, वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा और पेरेंट्स जाएंगे और पेरेंट्स परचेज करेंगे। सो हियर द वन हु इज पेइंग फॉर द प्रोडक्ट इज डिफरेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर। कस्टमर वो रहता है जो प्रोडक्ट के लिए पे करता है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिया है, जो टॉय लिया है, वो यूज़ तो बच्चा ही करेगा। तो जो यूज़ करता है प्रोडक्ट को उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। सो हियर द कंज्यूमर इज द किड एंड द कस्टमर इज द पेरेंट। अब ये डिस्टिंक्शन समझना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है ना, उसको देखना पड़ता है क्या क्या मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग हो सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे जो प्रोडक्ट है ना वो कंज्यूमर के हिसाब से बनाना है। एक टॉय कंपनी को प्रोडक्ट कंज्यूमर के हिसाब से बनाना है, बच्चे के हिसाब से बनाना है, बट जब वो मार्केटिंग करेगा ना तो वो मार्केटिंग उसने ऐसा करना चाहिए जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, यानी उनके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करे। दैट्स व्हाई दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम समझते हैं कि कस्टमर एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंडक्ट करने के बाद हमें हमारे टारगेट कस्टमर्स अच्छे से समझता है, हमें उनकी नीड्स अच्छे से समझती है और फिर उस नीड्स के हिसाब से हम हमारे प्रोडक्ट को अलाइन कर सकते हैं। So customer analysis process include these 4 steps. The very first one is conducting survey and studying the consumer data. क्या वर्ड यूज किया है, कंज्यूमर डेटा, बिकॉज दे आर द वन हु आर गोइंग टू यूज योर प्रोडक्ट। सर्वेस करो, कंज्यूमर से बात करो कि उनको कैसे प्रोडक्ट चाहिए, उनकी क्या नीड है वो समझो। देन इवेल्युएट मार्केट पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज, फिर देखो कि आप खुद को कैसे पोजिशन कर सकते हो मार्केट में जिससे ये नीड फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ना पहले फॉरेन कॉस्मेटिक्स के ब्रांड बहुत रहते थे और वो जो प्रोडक्ट्स देते थे ना इंडिया के स्किन टोन्स के हिसाब से नहीं रहते थे, तो कंज्यूमर्स को बहुत दिक्कत आती थी कि वो फॉरेन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर पाते थे। तो जो इंडियन कंपनीज नए नए आए ना, तो पहले उन्होंने सर्वेस कंडक्ट करना चालू किया। फॉर एग्जाम्पल शुगर कॉस्मेटिक्स या नायका, उन्होंने समझा कि कंज्यूमर्स को कैसे प्रोडक्ट चाहिए। उनको ना अपने स्किन टोन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, हर जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहे। उन्होंने ये सारी चीज़ों को समझा और जब उन्होंने खुद को लॉन्च किया ना, तो उन्होंने खुद को कंपनी को ऐसे लॉन्च किया दैट वी आर द कंपनी वेयर यू कैन गेट द ऑल टाइप्स ऑफ शेड्स, जिसको बोला जाता है शेड इंक्लूसिविटी। मतलब हमारी कंपनी में तुमको तुम्हारे स्किन टोन्स के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेंगे। थर्ड, उन्होंने क्रिएट डिटेल्ड कस्टमर प्रोफाइल्स। उन्होंने समझा कि इंडिया में ना 10 स्किन टोन्स है, अच्छा ठीक है, तो फिर एक स्किन टोन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे, फिर इस स्किन टोन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे। उन्होंने ऐसे डिटेल कस्टमर प्रोफाइल बनाना चालू किया और फिर इस कस्टमर प्रोफाइल को उन्होंने इफेक्टिव सेगमेंटेशन मेथड से बाइफरकेट किया। अब ये कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जोग्राफिकल वे में इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ, जोग्राफिकल वे यानी ये 10 स्किन टोन्स है, 10 स्किन टोन्स में से 3 स्किन टोन्स के ना नर्दर्न साइड में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये 3 स्किन टोन्स नर्दर्न साइड पे ज़्यादा चलेंगे, फिर ये 4 सदर्न साइड पे ज़्यादा चलेंगे। इससे मुझे क्या समझता है कि यार ये 3 स्किन टोन्स की मुझे मार्केटिंग टाइम पे नर्दर्न साइड पे ज़्यादा करनी है, ये 4 की सदर्न साइड पे ज़्यादा करनी है। सो दिस कस्टमर एनालिसिस हेल्प्स मी टू बिल्ड अ डेमोग्राफिक and behavior profiles of the customer. Here I have to build all these things by collecting the information from the buyers, sellers, managers, distributors and retailers, because they are the one who are interacting with customers. उनको पता है कि customers को क्या चाहिए क्या नहीं। एंड दिस इज माई फ्रेंड इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया फिर मस्त रिलैक्स में बैठ गए। सक्सेसफुल बिजनेसेस शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर बिहेवियर। ठीक है,
अब हम आते हैं कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए। कस्टमर एनालिसिस से हमको समझा कि कस्टमर को क्या चाहिए, बट कस्टमर बिहेवियर से हमको समझता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचना कैसे है। ठीक है, so customer behavior focuses on how customers buy, not just who they are. It covers the aspect like shopping frequency, product preferences and perception of marketing, sales and services. बहुत बार ना ये जो जेप्टो, ब्लिंकिट, ये जो क्विक कॉमर्स कंपनी रहती है ना, ये तुम्हारे शॉपिंग फ्रीक्वेंसीज को देखते रहती है। अगर एक कोई ऐसा कस्टमर है जो इनफ्रीक्वेंट बाय करता है, बहुत ऐसा कभी 2 महीने 3 महीने में ऐसा कोई तो बाय कर रहा है ना, तो वो जानबूझ के उनको कूपन्स देता है, जिससे कि वो कूपन्स मिले उनको 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिले, जिससे वो रिपीट ऑर्डर प्लेस करे। उनको अच्छा लगे जब ऑर्डर प्लेस करने के बाद कि मुझे इतना डिस्काउंट मिला, बिकॉज ऑफ दिस वो उनको रिटेन कर पाए। और अगर ऐसा कोई कस्टमर है जो फ्रीक्वेंटली बाय कर रहा है, तो वो उनको कूपन्स नहीं देते हैं, वो उनको ना लॉयल्टी मेंबरशिप का एडवर्टीजमेंट देते हैं कि आप हमारी मेंबरशिप लो, मतलब आपको 3 महीने में ये चीज़ें फ्री मिलेंगी। इसके वजह से जो बिग बायर है, जो फ्रीक्वेंटली बाय करता है ना, वो उनके यहाँ पे मेंबरशिप के थ्रू रिटेन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, शॉपिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से उन्होंने एडवर्टीजमेंट डिसाइड किया कि इसको क्या देना है और इसको क्या देना है। So understanding this customer is important because it will help business to communicate effectively. It will aid in designing targeted campaigns, supports offering relevant product or services, and will boost customer retention and repeat sales. अब कस्टमर के बिहेवियर को ना ये मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एक को समझते हैं और इसके ऊपर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जो अब तक एग्जाम में पूछा नहीं है, पर बहुत मस्त क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब टू मेक योर प्रोडक्ट अवेयर अबाउट योर, टू मेक द कस्टमर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। दिस हैपन्स फ्रॉम आउटसाइड द कस्टमर्स, मतलब एडवर्टीजमेंट्स रन करना। पीयर इन्फ्लुएंसेस which will impact internal thinking and decision making of the customers. So you can externally influence the customer by 2 ways. फर्स्ट इज बाय कंपनी मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह रन करो, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब दोस्त आके बताना कि यार इनका प्रोडक्ट अच्छा है, ये तू देख ले एक बार, ये अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब इससे कस्टमर पहले एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस हो जाता है। सेकेंड इज इंटरनल इन्फ्लुएंस, मतलब उसको मन से आना चाहिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर विद इन द कस्टमर्स लाइक मोटिवेशन, एटीट्यूड्स। Now when these internal influence get combined with external factors, the customer behavior gets changed. फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट रन कर दी, आर चॉकलेट इज़ द मोस्ट डिलीशियस चॉकलेट। सो अगर एक कस्टमर ऐसा है जिसको स्वीट बहुत पसंद है, देन उसमें इंटरनल इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसमें मोटिवेशन आएगा कि थोड़ा सा एक डिज़ायर आएगा कि यार एक बार देखते तो क्या है। तो योर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस प्लस इंटरनल इन्फ्लुएंस विल शेप द कस्टमर बिहेवियर। मतलब पहले तो एडवर्टीजमेंट रन की, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ट्रिगर हुआ, फिर उसके मन में डिजायर आया, तब वो जाके उसका बिहेवियर चेंज हुआ। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लस इंटरनल इन्फ्लुएंसेस चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर। वही सेम एडवर्टीजमेंट अगर कोई जिम फ्रीक देखेगा तो वो नहीं करेगा, वो देखे यार चल मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हुआ बट इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। सो दिस विल अफेक्ट हाउ कंज्यूमर प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू द चॉइसेस। फिर वो आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो जाएगा प्रोडक्ट लेने के लिए, बट वो अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट है तो वो पहले इवैल्यूएट करेगा कि यार ये प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है, अच्छा इसके कंपेरेटिवली और कौन सा प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स क्या है, वो अच्छे से इवैल्यूएट करेगा और फिर फाइनल चॉइस करेगा। विल मेक द फाइनल चॉइस एंड दिस काइंड ऑफ डिटेल डिसीजन प्रोसेस ही विल अप्लाई ओनली फॉर इंपॉर्टेंट परचेसेस, जैसे कि टीवी, कार, जो बिग परचेसेस है, नॉट फॉर स्मॉल वंस। और फिर वो पोस्ट डिसीजन प्रोसेस करेगा, मतलब एक बार उसने प्रोडक्ट को परचेज किया, फिर परचेज करने के बाद कंपनी कैसे सर्विस देती है, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देती है क्या, इंस्टॉलेशन सर्विस अच्छी दिया क्या, फिर जब भी ख़राब हुआ रिपेयर सर्विस अच्छी दी है क्या। तो ये सारी चीज़ों को वो इवैल्यूएट करता है। अगर ये सारी चीज़ों को कंपनी ने अच्छे से प्रोवाइड कर दिया होगा, देन ही विल बी सेटिस्फाइड योर कस्टमर एंड ही विल रीपरचेज योर प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ योर यूजफुल लाइफ एंड ही विल रिकमेंड योर प्रोडक्ट टू 10 अदर पीपल। बट इफ ही इज अनसेटिस्फाइड कस्टमर, अगर आपने कुछ सर्विस वगैरह नहीं दिया उसको, then he will not recommend your product, also he will won't buy your product again। अब ये सारे जो फैक्टर्स रहते हैं ना, ये सारे फैक्टर्स कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब भी कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो इनमें से कोई तो एक फैक्टर तो हुआ रहता है, नहीं तो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू और दीज टू और these two, or it can be a combination of these 3 factors, or it can be a combination of all those 4 factors। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। So you are a strategic manager for a tech company who is launching a new smartphone model.
द कंपनी वॉन्ट्स टू टारगेट टेक सेवी कंज्यूमर्स, मतलब अर्ली अडॉप्टर्स who value innovation and cutting edge technology. Important है, important. Using the concept of customer behavior, develop a marketing strategy to promote the new smartphone. अभी customer behavior में हमको पता है 4 points है. The first one is external influence, the second one is internal influence, the third one is decision making process, and the fourth one is post decision process. ठीक है, तो फिर आप ये पहला नॉर्मल चीज़ लिखोगे, फिर आप पॉइंट्स पे आ गए. यहाँ पे देखो कि इन्होंने पॉइंट्स कैसे लिखे, बहुत मस्त पॉइंट्स लिखे. द वेरी फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हम दो प्रकार के कर सकते हैं. एक है बाय कंपनीज मार्केटिंग एफर्ट्स और सेकंड इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब पीयर इन्फ्लुएंस, बस करने का. यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड टेक फोरम्स टू जनरेट द बज अराउंड द प्रोडक्ट. Partner with tech influence and bloggers to review the product and create the awareness among tech savvy consumers. मतलब ये एक बस करेंगे मार्केट में कि यार ये नया प्रोडक्ट है, बहुत मस्त है करके. देन सेकंड आएगा इंटरनल इन्फ्लुएंस. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि तुमको टारगेट करना है टेक सेवी कंज्यूमर्स को. टेक सेवी कंज्यूमर्स यानी ऐसे कंज्यूमर्स जिनको इनोवेशन पसंद है, जिनको एडवांस टेक्नोलॉजी पसंद है. इसलिए जब भी तुम कोई मार्केटिंग कैंपेन वगैरह रन करोगे ना, तो जो जो इनोवेटिव फीचर्स है वो अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन में रन करो, जिससे उनमें डिज़ायर पैदा हो ये प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. Internal influence is the appeal to the desire for innovation and advanced features among tech-savvy consumers, highlight the unique selling points of the new smartphone, such as its cutting-edge technology and performance and design. Third one is decision making process. अभी आएगा तुम्हारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, अब क्या करना, आपके प्रोडक्ट के परचेज जब वो करने के लिए आएगा ना, तब सारे फीचर्स उसको अच्छी तरीके से बताना. Recognize that tech-savvy customers are early adopters who value functionality and performance. Provide detailed specification and comparison with other smartphones to help them make an informed decision. फिर फोर्थ आता है पोस्ट डिसीजन प्रोसेस. ऑफर देम द एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट टू एड्रेस एनी टेक्निकल इशू और कंसर्न्स. Encourage customers to provide feedback and reviews to build credibility and trust among tech-savvy consumers. बहुत मस्त क्वेश्चन है. अब तक बस मॉड्यूल में आया है, मॉडल टीपी यानी मॉडल टेस्ट पेपर्स और एमटीपी में पूछा है, एग्जाम में नहीं पूछा, बट मस्त क्वेश्चन है यार, एक बार देख लो. ठीक है, चलिए पढ़ते हो ना यार, इतना टाइम देता हूँ तुमको पढ़ने के लिए, अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा. तो अभी लास्ट में आते हैं हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को समझने के लिए. सर बहुत कुछ सुन लिया सर, अब बताओ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को कैसे प्रिपेयर करते हैं. सो पहले समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी शुड डिफाइन हाउ अ बिजनेस इज प्लानिंग टू गेन अ सस्टेनेबल एज ओवर द राइवल्स. मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, एंड इट शुड एंश्योर दैट दिस स्ट्रैटेजी इज हेल्पिंग देम टू मेंटेन अ प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. So strategy is evaluated based on two things. The very first one, either it's creating a competitive advantage, क्या ये स्ट्रैटेजी से मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, और क्या ये स्ट्रैटेजी इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्रोटेक्ट कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि अगर इसका प्रोटेक्शन हुआ तभी मैं इस एडवांटेज से लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड कार्स, आपको बताया था कि हाइब्रिड कार्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे टोयोटो ने, फिर वो उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, और आज हाइब्रिड कार्स में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर टोयोटो का है. अगर किसी दूसरे कंपनी को हाइब्रिड कार्स बनानी है तो उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो देयर इज़ एन एंट्री बैरियर इन हाइब्रिड कार्स, सो देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज प्रोटेक्टेड. नाउ टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी यू शुड थोरोली अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर्स. नाउ फ्रॉम पोर्टल 5 फोर्स मॉडल वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इंडस्ट्री. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर कॉम्पिटिटर. ठीक है, बट सर पोर्टल 5 फोर्स मॉडल में हमने तो राइवलरी वो तो सब देख लिया था ना. अरे राजा, वहाँ पे हमने बस एक ऊपर तरीके से कॉम्पिटिटर को समझा था. यहाँ पे अभी हमको डेप्थ में जाके समझना है कॉम्पिटिटर को. वहाँ पे हमने बस देखा था कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और उसके हिसाब से उनको रेटिंग दिया था, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक. बट यहाँ पे अभी हमको कॉम्पिटिटर्स को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हमको अभी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है. ठीक है, सो कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से समझने के लिए कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रेफर्स टू द आइडेंटिफाइंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स. डायरेक्ट यानी जो आपके डायरेक्ट बिजनेस में है, और इनडायरेक्ट यानी आपके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, नीश, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. Such analysis will help a firm to evaluate market positioning and design strategies to improve the competitive advantage. चलिए समझते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है कॉम्पिटिटर्स को समझने के लिए. द वेरी फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर. रिकॉग्नाइज द इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड असेस देयर मार्केट शेयर. पहले समझो कौन कौन
है मेरे कॉम्पिटिटर्स और उन्होंने कितना कितना मार्केट शेयर पहले से होल्ड किया है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय आस्किंग टू क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. Who are my competitors? Who are the competitors? And how big they are. Second, understand the competitors. Study their competitors' products, services via sources like reports, media, internet. Understand what are their products or services. Third, determine competitors' strength. Analyze what competitors do well. Either it's in product quality, marketing, financials or HR. मतलब लोग अच्छे हैं वहाँ पे. What are their financial position? What gives them the price or cost advantage? How strong is their distribution or HR? What are they likely to do next? ये सारी चीज़ों को समझो, मतलब आपको उनके strengths क्या है वो समझेंगे. Then determine the competitors' weakness. Identify gap or problem areas using reviews, reports or their financials and understand where are they lacking. And the fifth one is compile and analyze information. ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से compile करो और information को analyze करो और gap कहाँ पे वो देखो. Summarize all data to find strategic gaps, opportunities and improvement areas. You can understand this by asking yourself your 3 questions. What can the firm do with this information? What improvements are needed and how to exploit competitors' weaknesses. ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के ऊपर क्वेश्चन है. आरटीपी एमटीपी में बहुत पूछते हैं. 5 स्टेप्स है, याद रखना. द वेरी फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर. देन उनके प्रोडक्ट को समझो, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर. देन थर्ड इज अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ्स. Determine competitors' strengths, determine competitor weakness, and then put all the information together. यानी compile and analyze information. Compile बोलो, क्या बोल रहे हैं सिद्धांत? अभी हम आते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि सक्सेस फैक्टर. अब मुझे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाना था. मैंने इंडस्ट्री को समझा, मैंने मेरे कॉम्पिटिटर्स को समझा. अब मुझे स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है, तो मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो इस सेक्टर में नेसेसिटी है. मतलब इस सेक्टर में अगर आपने ये फैक्टर्स पे अच्छा कमांड ले लिया ना, देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल. आई शुड नो दिस प्रायर मेकिंग माई स्ट्रेटेजी. सो KSF इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी. KSF are those things that most affect industry members' ability to prosper in the marketplace. It can be a particular strategy, it can be a product attribute, it can be any resources, it can be competencies, it can be competitive capabilities. For example, स्मार्टफोन. अगर किसी भी नए कंपनी को स्मार्टफोन लॉन्च करना है तो उनको ये 4 फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा. सबसे पहला ब्रांड वैल्यू, लोग उसी का ही फ़ोन लेते हैं जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू हो. सेकेंड, इनोवेशन, कुछ ना कुछ तो इनोवेशन लगता है फ़ोन में. थर्ड, अफोर्डेबिलिटी, तो भाई प्राइस एकदम अफोर्डेबल रहनी चाहिए, एकदम ज़्यादा भी प्राइस एकदम प्रीमियम लागे कुछ नहीं चलेगा, जरा सा अफोर्डेबल भी होना चाहिए. द फोर्थ थिंग इज़ फीचर्स. तो अगर किसी को भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से लॉन्च करना है तो उनको ये 4 फैक्टर्स पे अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा. इफ़ दे सक्सेस इन दीज 4 फैक्टर्स देन दे कैन ऑटोमेटिकली सक्सेस इन द मार्केट. In other words, KSF are the prerequisites for the success in an industry. So now if you want to understand what are the key success factors in your industry, you have to ask these 3 structured questions to yourself. To find the industry KSF, 3 key questions are: first, customer preference. On what basis do customers choose between the competing brands of sellers? Which product features really drive sales? इससे आपको समझेगा कि कौन सा फीचर ऐसा है जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो रहा है. You can understand the customer preference. Second is needed strengths. What resources and competitive capabilities are necessary to be successful in this industry? And the third is sustainable advantage. What does it take to achieve a sustainable competitive advantage? अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिए तो उसके आंसर्स वो रहेंगे, यानी कि सक्सेस फैक्टर्स, वो उस पर काम किया एक कंपनी ने, देन दे कैन अचीव सक्सेस इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री. नाउ अभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वाई आइडेंटिफाइंग द राइट KSF इज अ टॉप प्रायोरिटी. ये तो उन्होंने अभी सवाल पूछा था, व्हाट इज द रिलेवेंस फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब KSF को जान के हमको जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने वाला है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है. उसके लिए 4 पॉइंट्स. द वेरी फर्स्ट वन, अ कंपनी दैट एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री KSF कैन टेलर इट्स स्ट्रैटेजी टू एक्सेल इन दिस क्रिटिकल एरियाज. अगर मुझे समझ रहा है कि यार स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इनोवेशन इंपॉर्टेंट है तो मुझे इनोवेशन पे R&D पे कंटिन्यूसली स्पेंड करना पड़ेगा. अगर मैं R&D पे स्पेंड कर रहा हूँ तभी तो मैं इनोवेट करूँगा और तभी तो मैं एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न कर पाऊंगा. By being distinctively better than competitors or even one or more KSF, then the company can gain a sustainable competitive advantage. अब मैंने आपको 4 competitive advantage बोले. अब एप्पल इसमें से बस 3
फुलफिल करता है। एक है ब्रांड वैल्यू, दूसरा है इनोवेशन और तीसरा है फीचर्स। अफोर्डेबिलिटी तो कुछ है नहीं वो। तो अगर आपने एक नहीं तो दो भी केएसएफ पे अच्छी तरीके से काम किया ना, आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। तीसरा है मिस जजिंग केएसएफ कैन लीड टू मिस डायरेक्ट स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव फेलियर। अगर आपने समझा ही नहीं कि यार केएसएफ क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्या है, देन आप स्ट्रेटेजी गलत लगाओगे, आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी गलत फ्रेम करोगे और आपकी कंपनी एक मिस डायरेक्शन पे चली जाएगी। Aligning companies' efforts with industry KSF increase the likelihood of long-term success and strong market position. Important है। अभी जो क्वेश्चन आया था ना वो ये 3 पॉइंट्स के ऊपर था और ये 4 पॉइंट्स के ऊपर था, इसलिए अच्छे से करेंगे, अच्छे से करो, करेंगे। क्या हो रहा है? लास्ट, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ KSF। यूज KSF एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी। सेकेंड, मतलब KSF का यूज करो टू बिल्ड समथिंग गुड इन योर इंडस्ट्री। Focus energy on excelling at one or more KSF to gain long-term advantage. And the third thing is a firm that is distinctively better on a key factor gains a strong market position. Now, KSF ये ऐसा रहता है जो हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन के लिए ये है तो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी यही है। KSF can change across industries and also within the industry over the period of time. Usually there are only 3 or 4 KSF at any point of time. Among these 1 or 2 are most important. अगर आपने इस पे भी काम कर लिया ना तब आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। एंड दैट बिकम्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2 रिविजन। एक बार अच्छे से पढ़ लो, मतलब क्वेश्चंस देखते आएंगे हमको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलिए पढ़ लिया, अभी लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आई नो आप भी थक गए हो, थोड़ा देख लेते हैं अभी लास्ट एकदम थोड़ा लिटिल। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया था। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अपॉन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर आपको जो हमने डेफिनेशन देखा था लैंडस्केप का वो यहाँ पे लिखना है और फिर वो 5 पॉइंट्स लिखना है। दैट इज आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स, डिटरमाइन द वीकनेसेस एंड पुट द ऑल इन्फॉर्मेशन टुगेदर। ठीक है, और KSF के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो ऐसा था, what do you mean by key success factors? Structure the question, answer to which can help identify KSF of a company. Also state as to how the understanding can help ascertain sustainable competitive advantage. मतलब जो 4 पॉइंट्स थे ना मैंने आपको बोले थे वो इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन था, PYQ मई 2025, अभी ताज़ा पूछा था, जहाँ पे आपको पहले मीनिंग लिखना है KSF का, फिर वो 3 क्या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है ये लिखना है। मॉड्यूल ऐसे ही देता है, आप वो 3 पॉइंटर्स से उसको याद रखो। एक कस्टमर प्रेफरेंस, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये वाला सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और नीडेड स्ट्रेंथ्स, ये पॉइंट कोट करके भी आपने आगे क्वेश्चन मार्क के जो पॉइंट से वो लिख लिया तो भी चलेगा, इतना कुछ इशू नहीं है। और फिर ये रिलेवेंस ऑफ फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 4 पॉइंट्स आप कोट करो। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के ना जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे कभी कभी बहुत इनकन्सिस्टेंसीज है ICI में, जहाँ पे वो कैसा देता था, ये पहले के क्वेश्चन है, मतलब जो मॉड्यूल में आते थे ICI बस केस स्टडी देता था और नीचे बस जो पॉइंट्स देता था ना वो केस से लिंक नहीं करता था। देखो ये ऐसे पॉइंट्स देता था नॉर्मल, बस कुछ भी उन्होंने आप देख सकते हो लिंक नहीं किया है केस के थ्रू। बट जब अभी उसने एक RTP लॉन्च किया ना जैन 2025 में, तब सिमिलर काइंड ऑफ केस स्टडी पूछा, बट यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस किया ना वो हर पॉइंट्स को केस के साथ लिंक किया। इसलिए मैंने ऐसे कंफ्यूजिंग चीज़ों को लिए आपको SM एनालिसिस देता हूँ, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि ऐसे इनकन्सिस्टेंसीज है अभी भी। पहले के आंसर्स में देखोगे तो पहले के आंसर्स में वो केस अप्लाइड नहीं करते थे, अभी आंसर्स केस अप्लाइड करते हैं। सो पहले के आंसर्स देख के एग्जाम में मत जाना, अभी देखो कैसे पूछते हैं वो और केस को लिंक कैसे करना है। ये सारी चीज़ों का मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया है आपको कि आंसर्स को केस के हिसाब से लिंक कैसे करना है। जगह जगह पे इनकन्सिस्टेंसीज है तो वहाँ पे मैंने ऐसे मेंशन किया है कि ये इनकन्सिस्टेंसीज है, बट आपको जब एग्जाम में आंसर लिखना होगा तो वो केस अप्लाइड आंसर ही लिखना। ठीक है, दिस बिकम्स द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। इफ़ यू आर लविंग इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट करना है। आपका कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, टाटा, बाय बाय, सी यू।